मैं दिशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग संस्कृति आईएएस के टेस्ट नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस ज्योग्राफी के हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन, निश्चित मार्ग एवं दिशा का अनुसरण। दूसरा कथन, गरज एवं चमक के साथ मूसलाधार वर्षा। तीसरा, केंद्र में उच्च वायुदाब। चौथा, भूमध्य रेखीय भाग प्रवण क्षेत्र। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों, यहाँ पे चक्रवात के बारे में नहीं पूछ रहा है, प्रति चक्रवात के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और इस प्रति चक्रवात के संदर्भ में ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो बताइए कि इन चारों में से कौन कौन सी कितने कथन सही है टोटल। एक बार आप लोग क्वेश्चन करने की आंसर करने की कोशिश करें। आप लोग को पता होगा कि चक्रवात में क्या होता है, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, ठीक है। और हवाएं जो होती हैं वो परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, ओके। ये लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं मूव करती हैं। तो ये तो आपका चक्रवात हो गया। प्रति चक्रवात में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, चक्रवात का जस्ट अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो चक्रवात होते हैं प्रति चक्रवात, इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है और चक्रवात में लो प्रेशर होता है, ठीक है। इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है और हवाएं जो है ना, ये केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, ठीक है। किधर की ओर चलती हैं? केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, ओके। केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलती हैं इस तरह से। अब देखिए, अब इस स्टेटमेंट पर आते हैं अपने लोग। स्टेटमेंट देखिए, तो इस पहला दिया है कि निश्चित मार्ग एवं दिशा का अनुसरण करता है, तो नहीं, प्रति चक्रवात जो है निश्चित मार्ग एवं दिशा का अनुसरण नहीं करता है, इसकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती प्रति चक्रवात की। दूसरा दिया है कि गरज एवं चमक के साथ मूसलाधार वर्षा। तो दोस्तों, चक्रवात के कारण मूसलाधार वर्षा होती है चमक और गरज के साथ, प्रति चक्रवात में नहीं होता है। प्रति चक्रवात जो होता है एक तरह से साफ मौसम का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। तो प्रति चक्रवात आने पर मौसम साफ हो जाता है, न कि वर्षा होती है, ठीक है। ये तो चक्रवात का स्टेटमेंट, चक्रवात के संदर्भ में दूसरा स्टेटमेंट सही रहेगा और पहला भी। और तीसरा दिया है इसमें, तो आपका पहला और दूसरा गलत हो गया। मैं क्लियर करते हुए चलती हूँ। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा देखिए, केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, तो बिल्कुल हमने आपको बताया था कि प्रति चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर होता है, ओके। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा दिया है भूमध्य रेखीय भाग प्रवण क्षेत्र होता है इसका, तो नहीं, भूमध्य रेखीय भाग में क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर होता है और लो प्रेशर में चक्रवात उत्पन्न होता है, प्रति चक्रवात नहीं होता, ठीक है। तो भूमध्य रेखीय भाग जो है इसका प्रवण क्षेत्र नहीं है, ओके। तो आपका कितना स्टेटमेंट सही हुआ? केवल एक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोहरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका निर्माण वायु के तापमान का उष्मांक से कम होने पर होता है। दूसरा, यमन की पहाड़ियों पर होने वाली मोचक हवा को इससे पर्याप्त हानि होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बताएं, कोहरा के संदर्भ में इन दोनों में से कौन कौन सा कथन सही है? कोहरा का निर्माण कैसे होता है? जब वायु का तापमान दोस्तों उष्मांक बिंदु से कम पर चला जाता है, यानी कि वायु का तापमान उष्मांक से कम होने पर ही कोहरा का निर्माण होगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो दिया है कि यमन की पहाड़ियों पे जो मोचा कहवा की खेती होती है, तो क्या ये मोचा कहवा कोहरा के कारण इसका उत्पादन कम होता है? नहीं, कोहरा के कारण मोचा कहवा का उत्पादन जो है पर्याप्त मात्रा में होता है, यानी कि मोचा कहवा के लिए अच्छा माना जाता है कोहरा, न कि इससे हानि होती है, लाभ होता है, ठीक है। यमन की पहाड़ियों पर होने वाले मोचा कहवा को इससे पर्याप्त हानि होती है, तो नहीं, लाभ होता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो पहला सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, अश्व अक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ओके, अश्व अक्षांश के संदर्भ में पूछा है। पहला कथन देखिए, यह दोनों गोलार्धों में अयन अक्षांशों से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है। दोनों गोलार्धों में, ठीक है, दोनों गोलार्धों में अयन रेखाओं से 35 अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट, वायु का क्षैतिज संचलन न होने के कारण यह क्षेत्र प्रायः शांत रहता। ओके, तो बताएं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अश्व अक्षांश
ये जो है अश्व अक्षांश आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? उपोष्ण उच्च दाब पेटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उपोष्ण, इरेज कर देती हूँ फिर क्लियर समझ में आएगा। उपोष्ण उच्च दाब पेटी में अश्व अक्षांश देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब पेटी होगा। ठीक है, उच्च वायु दाब पेटी होगा, इसको ये पूरा लिख लीजिएगा। उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी देखने को मिलेगा। इसके विस्तार की बात करें तो उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, 1 मिनट ऐसे में ग्लोब बनाती हूँ पहले। ये हो गया आपका 0 डिग्री। ओके, कुछ इस तरह से। फिर यहाँ पे आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश। उसके बाद ये आपका उपध्रुवीय क्षेत्र। ओके, अब मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, 30 से 35 डिग्री, और यहाँ पे 60 से 65 डिग्री अक्षांश। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है, 1 मिनट, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका इतना, ये आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। यहाँ पर जो है दोस्तों 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में यहाँ पर आपका अश्व अक्षांश देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से हवाएं उठती हैं गर्म होकर के, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से जब हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, तो इस क्षेत्र में यानी 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में आकर के ये हवाएं नीचे की तरफ बैठने लगती हैं। ऊपर यहाँ से तो गर्म होकर के ऊपर उठ रही हैं, और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ये फिर आकर के इधर 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य आकर के ये गर्म होकर के ऊपर उठी हुई हवाएं 30 से 35 डिग्री के मध्य आकर के ये बैठने लगती हैं, नीचे उतरने लगती हैं। और जब ये नीचे उतरती हैं तो इनका आयतन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आयतन कम होने की वजह से, अब अगर आयतन कम हो रहा है दोस्तों तो क्या होगा? ये हवाएं ठंडी होंगी, ठीक है, और भारी होंगी, और नीचे आकर के बैठने लगेंगी। जब नीचे आकर के बैठेंगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, चलिए, अब जब यहाँ पे हाई प्रेशर जब यहाँ हवाएं नीचे आकर के बैठती हैं तो वायु का क्षैतिज संचलन नहीं हो पाता है, और वायु की क्षैतिज संचलन न होने के कारण यहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, यहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं शांत होती हैं। अब वायुमंडलीय दशाओं के शांत होने की वजह से जो जहाज वगैरह हैं, उन आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली जो बड़े शिप होते हैं समुद्रों में चलने वाली, हवाओं की वजह से उनकी गति काफ़ी मतलब वो काफ़ी अच्छे से गतिशील हो पाती हैं। तो पहले पुराने मध्यकाल में जब जहाज आती जाती थी तो लोग ऐसा माना जाता है, ऐसी मतलब ये अश्व अक्षांश नाम क्यों पड़ा, तो जो मध्यकाल में लोग जहाज़ों से आते जाते थे तो घोड़ों को भी लेके आते जाते थे। जब घोड़ों को लेके आते जाते थे तो यहाँ पे जैसे ही पहुँचते थे तो क्योंकि वायुमंडलीय दशाएं काफ़ी शांत हैं, तो अब क्योंकि जहाज भी लादे हुए हैं और खुद भी उसमें लदे हुए हैं, तो जहाज आगे बढ़ेगा कैसे जब हवाएं ही नहीं चल रही है ना। तो ऐसे में क्या करते थे कि जो जहाज है वो डूब ना जाए, और इसके साथ जहाज क्योंकि आगे भी नहीं बढ़ रही है, तो इन लोग क्या करते थे, घोड़ों को नाव का जो जहाज का वेट कम करने के लिए, उसके भार को कम करने के लिए घोड़े को क्या करते थे, समुद्र में फेंक दिया करते थे। यहाँ पर पहुँचते ही तो समुद्र को फेंक दिया करते थे ताकि ये आसानी से जहाँ जाना चाहते हैं वो पहुँच जाए और नाव हल्का हो जाए। ठीक है, तो इसी के कारण इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा। अब ये कहाँ तक सच है पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि ऐसा होता हो, तभी तो इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा। और लॉजिक भी है कि यहाँ पे अगर वायुमंडलीय दशाएं शांत है तो जहाज़ों पर से घोड़ों को ये फेंक सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, अब ये तो बात रही हमारा कॉन्सेप्ट, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि यह जो दोनों अश्व अक्षांश है, दोनों गोलार्धों में आयन रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र है,
और दूसरा है वायु का क्षैतिज संचलन न होने के कारण ये क्षेत्र जो है प्रायः शांत रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें एटलस, ब्लैक फॉरेस्ट, रेनियर, सियरा नेवादा, वॉसेस रेंज दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? उपरोक्त में से कौन से ब्लॉक पर्वत है? ब्लॉक पर्वत क्या होता है? कोई जानता है? ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? एक बार बताएं कि इनमें से कौन कौन से जो हैं, इन पांचों में से कौन कौन से ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ब्लॉक पर्वत होता क्या है, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ठीक है, हाँ इसको ले लेती हूँ। देखिए, ये मान लीजिए चट्टान है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें बस, ताकि आप आंसर कर सकें। ओके, अब इसमें दो दरारें पड़ गई इस तरह से। ओके, ये सब चट्टान है। ओके, ये भी 1, 2 और 3। ओके, अब ये इसमें बीच में दरार पड़ी कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये दरार है। ठीक है, अब ये 3 चट्टानों में दरारें हो गई। अब ऐसा होता है कि अब जब ये चट्टान दरार हो गई तो इन चट्टानों में से एक चट्टान है जो यथास्थिति में रहेगा। ठीक है, ये चट्टान जब यथास्थिति में रहता है और इसके आसपास की चट्टानें नीचे की ओर धंस जाती हैं, तो ये जो बना हुआ चट्टान है ये कुछ पर्वत की तरह दिखता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, यानी कि चट्टानों के बीच जब दरारें पड़ जाती हैं तो जो बीच वाला स्थलखंड होता है वो यथास्थिति में रहे और किनारे किनारे के स्थल नीचे की तरफ धंस जाए, तो ऊपर उठा हुआ जो यथास्थिति में रहता है उसी को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक पर्वत हो गया। अब देखिए यहाँ पे ब्लॉक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ब्लॉक पर्वत को उदाहरण में बात करेंगे आप, तो आपका ब्लैक फॉरेस्ट आ जाएगा, वॉसेस रेंज आ जाएगा, सियरा नेवादा आएगा। ठीक है, एटलस नहीं है आपका, एटलस और रेनियर नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा और वॉसेस रेंज है। तो आपका आंसर क्या होगा? 2, 4 और 5, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्वीडन, फिनलैंड, उत्तरी मैसिडोनिया, मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, कितने देशों ने 2024 में नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता ग्रहण की? कितने देशों ने जो है 2024 में सदस्यता ग्रहण की? तो दोस्तों, नाटो का गठन कब हुआ था? अक्सर एग्जाम में स्टेटमेंट में दे देता है। तो इसका गठन जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। नाटो भी 2024 में नाटो में शामिल हुआ है आपका स्वीडन। ओके, स्वीडन शामिल हुआ है। फिनलैंड जो है ये शामिल हुआ था 2023 में। फिनलैंड 2023 में शामिल हुआ था। और उत्तर मैसिडोनिया की बात करें तो ये 2020 में शामिल हुआ था। और मॉन्टेनेग्रो जो है आपका 2017 में शामिल हुआ था। तो एक बार क्रम ध्यान रखिएगा, स्वीडन अभी हाल ही में शामिल हुआ, तो मॉन्टेनेग्रो 2017 में, उत्तरी मैसिडोनिया 2020 में, फिनलैंड 2023 में और स्वीडन 2024 में। तो आपका आंसर होगा केवल एक। ठीक है, चलिए, कोयला क्षेत्र दिया है और देश, ये कोयला क्षेत्र किस देश से संबंधित है आपको बताना है। शेंशी, मैं इससे पहले ही क्यों टिक कर दी। ठीक है, शेंशी कोयला क्षेत्र जो है जापान में नहीं बल्कि चीन में। ठीक है, चीन में। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। ये बिटुमिनस कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ पे बिटुमिनस कोयला का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। चलिए दूसरा देखिए, अपलेशियन अमेरिका में स्थित है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र डोनबास यूक्रेन में है, रसिया में नहीं है। ठीक है, इसका अधिकांश क्षेत्र डोनबास का यूक्रेन में है। लंकाशायर ब्रिटेन में है। तो आपका कितना सुमेलित हुआ? 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन एक दिया है, कर्क तथा मकर रेखा पर महासागरीय लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है। दूसरा है, इस क्षेत्र में स्वच्छ आकाश एवं शुष्क वायु के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा पर महासागरीय
लवणता की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ का तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अब तापमान ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो फिर समुद्र में लवणता बढ़ेगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि कर्क तथा मकर रेखा पर महासागरीय लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में स्वच्छ आकाश और शुष्क वायु के कारण वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ओस बनने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं? उष्मांक का हिमांक या उससे कम होना, सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना, मेघ रहित आकाश और शांत वायु। बताएं इसका आंसर क्या होगा? उष्मांक का हिमांक या उससे कम होना, पहला स्टेटमेंट दिया है। तो गेस बताइए कि ओस बनने के लिए क्या उष्मांक का हिमांक या उससे कम होना चाहिए? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दिन के समय वायुमंडल का तापमान अधिक होता है ना। जब दिन होती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो हमारे जो वायुमंडल का तापमान है या हमारे पृथ्वी का धरातल जो है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, धरातल क्या गर्म हो जाता है। अरे यार, इरेज हो गया, 1 मिनट, फिर से मैं लिख देती हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा ताकि अगली बार आपका क्वेश्चन गलत ना हो। दिन में क्या होता है दोस्तों? दिन में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर आने की वजह से पृथ्वी के धरातल का जो तापमान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ का जो तापमान होगा ये धरातल गर्म हो जाती है। और जब रात होगी, रात में क्या होती है दोस्तों? रात में हमारे धरातल का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा धरातल है। यहाँ का तापमान आपको अपेक्षाकृत, आप देखिए, आप खुद महसूस की होंगी कि दिन में जो है हमारी धरातल काफ़ी गर्म हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, हमारे धरातल को गर्म कर रही हैं। अब जब हमारे धरातल गर्म हो रहा है, अब क्या आपको पता है कि डायरेक्ट सूर्य की किरणों की वजह से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है। हमारा वायुमंडल कैसे गर्म होगा? डायरेक्ट सूर्य की किरणें आ रही हैं तो इससे वायुमंडल गर्म नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल से जो सूर्य की किरणें वायुमंडल में जब आती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित कणों के द्वारा सूर्य की किरणों को परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो किरणें इस पृथ्वी पर धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल जो है हमारा गर्म होता है। ठीक है, धरातल गर्म होने की वजह से इसके आसपास जो हवाएं चलती हैं, मैं इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ, जो हवाएं इसके आसपास चलती हैं ना, हमारे पास जो ये वायुमंडल है, इन धरातलों के कारण जब ये हवाएं इस धरातल को टच करते हुए चलती हैं तो गर्म धरातल की वजह से ये आसपास का जो क्षेत्र होता है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे वायुमंडल का तापमान भी गर्म हो जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा समझने की कोशिश करिएगा। धरातल गर्म हुआ, धरातल के गर्म, आपने देखा होगा तवा गर्म है और तवा को आप कहीं और रूम लेके जाइए, फिर उसके आसपास के एरिया को टच, मतलब ऐसे फील करिए हाथ से। जब रोटी बनाते हैं तो लोग कैसे फील करते हैं? देखते हैं कि एकदम हाथ को उल्टा करके उसके ऊपर, उसके पास ले जाते हैं तो उनको थोड़ा गर्म आभास होता है। क्यों? क्योंकि तवा गर्म हुआ है, तो तवा के गर्म होने की वजह से उसके आसपास की जो एयर थी वो भी गर्म हो गई, तो इसी वजह से हमें वो गर्म, थोड़ा सा तवा के ऊपर का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें गर्म महसूस होता है। इसी तरीके से हमारा धरातल गर्म हुआ तो इसके आसपास की जो एयर होती है इस गर्म धरातल की वजह से गर्म हो जाती है। यानी कि धरातल गर्म हुआ तो इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी, क्योंकि यहाँ पे चालन संवहन होता है तो इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट गर्म हो जाता है। अब समझ गए आप लोग? अब देखिए, क्योंकि दिन के समय हमारे वायुमंडल का दिन के समय सूर्य की किरणें धरातल पे आई, धरातल गर्म हुआ, इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट, हमारे वायुमंडल में जो कड़े उपस्थित होती हैं इस धरातल से टच करने के कारण वो भी गर्म हो जाती हैं। ठीक है, अब रात होती है, क्योंकि रात हुई तो रात में हमारी ये जो धरातल गर्म थी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती हैं। जैसे जैसे रात आता है तो ये धरातल ठंडी हो जाती है। आप देखेंगे कि जब जब मौसम एकदम साफ रहता है, बादल नहीं होती हैं, तो ये जो गर्म धरातल होती है इससे जो पार्थिव विकिरण निकलता है,
ये चालन संवहन की वजह से ये गर्म जो किरणें होती हैं वो वायुमंडल से वापस ऊपर अंतरिक्ष में चली जाती हैं। ठीक है, तो इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है ठंडा हो जाता है। अब देखिए, रात हुई, रात में धरातल ठंडा और दिन में गर्म। अब जैसे ही जैसे जितनी रातें लंबी होंगी, ठीक है, अगर रातें लंबी हुई और मेघ रहित आकाश हुआ, यानी कि साफ मौसम है, तो ऐसी स्थिति में धरातल और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब जब ज़्यादा ठंडा होगा तो क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो वायु है वो, एक मिनट, इसमें हमारे वायुमंडल में जो वायु है इसमें कुछ न कुछ जलवाष्प की मात्रा होगी, यानी कि इसमें आर्द्रता होगी। जब ये आर्द्रता, जब ये जलवाष्प या फिर जलवायु हमारे धरातल को, ये ठंडी धरातल को टच करेंगी तो क्या होगी, ये भी ठंडी हो जाएंगी। और जब ये ठंडी होंगी तो इसमें जो जल वाष्प की मात्रा होगी थोड़ी बहुत, ये जल की बूंदों के रूप में कहीं ना कहीं पेड़ के पत्तों पे, धरातल पर आपको पड़ी हुई दिखेगी। आपने देखा, आप कभी खेतों में जाइए, हल्का जो ठंडी का मौसम रहता है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ओस पड़ी हुई होती है ना। तो इसी वजह से आप जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप ठंडी बॉटल फ्रिज में से निकालिए, उसको बाहर रखिए, तो जो ये ठंडी बॉटल है, क्योंकि इसके बाहर का सतह ठंडा होता है, तो इसके आसपास जो एयर होती है, तो आपको पता है कि एयर में जलवाष्प की मात्रा होती है, आर्द्रता होती है, थोड़ी बहुत या कम ज़्यादा एनवायरनमेंट के हिसाब से रहती है। तो इसमें जो एयर होती है, इसमें जलवाष्प होती है, तो जलवाष्प की वजह से जो भी वायु इससे टच करेगी, उसमें जलवाष्प की मात्रा जो भी रहेगी वो ठंडी होकर के यहाँ पे बूंदों के रूप में पड़ जाएंगी। इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट होता है। जब धरातल ठंडा होती है रात में, तो जो भी इससे वायु टच होती है, तो टच होने के कारण इसमें जल की जो मात्रा होती है वो बूंदों के रूप में नीचे पड़ जाती है, ठीक है, गिर जाती है, या फिर पौधों पे, पत्तियों पे, कहीं भी। ओके, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो ओसांग का हिमांक या उससे कम होना, ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये इससे ओस बनने का कारण नहीं है। ये ओस बनने के लिए सापेक्ष आर्द्रता का अधिक होना जरूरी है। जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी तो ओस और अच्छा बनेगा, ठीक है। और मेघ रहित आकाश होना चाहिए, यानी कि मौसम साफ होना चाहिए, मेघ नहीं होना चाहिए। अगर मेघ होगा, बादल होगा आसमान में, तो ये जो धरातल गर्म है हमारा, इससे जो वायु गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, तो ये वापस अंतरिक्ष में नहीं लौट पाएंगे। इसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का तापमान जो है गर्म ही रहेगा। अगर बादल नहीं रहेंगी, स्वच्छ मौसम रहेगा, तो ये जो गर्म हुई वायु है, मतलब कि हमारा ये धरातल गर्म था, तो इसकी वजह से हमारा वायु गर्म हुआ, वायु गर्म होकर के ऊपर उठ करके ये अंतरिक्ष में चली जाती है, जिससे कि धरातल हमारा धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब जैसे गर्म पानी लिया या दूध लिया, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, तो एक वक्त के बाद क्या होता है कि इससे एनर्जी निकलती है बाहर, हीट बाहर, उष्मा बाहर निकली, और जैसे धीरे धीरे करके ये क्या होता है, धीरे धीरे उष्मा बाहर निकलती है और धीरे धीरे ये दूध ठंडा हो जाता है। इसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट, हमारा धरातल भी होता है, ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर धीरे धीरे ये ठंडा होना शुरू होता है। इससे जो उष्मा निकलती है, एनर्जी, वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में चला जाता है। अगर ये बादल रहेगा तो ये जो उष्मा है, हीट, ये बाहर नहीं जा पाता है, अंतरिक्ष में नहीं जा पाता है। इन बादलों की वजह से हमारे वायुमंडल में ही रह जाता है, जिससे कि हमें गर्मी महसूस ज़्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश होती है, बारिश जब होती है तो बारिश के बाद अगले दिन जब धूप बहुत भयानक हो जाती है, तो धूप होने की वजह से क्या होता है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा उपस्थित हो जाती है। अब देखिए, अगर बादल हो जाए उसी समय, ठीक है, धूप के बाद बादल हो जाए, और देखिए कितनी उमस वाली मौसम रहती है। मैं कहते यार कितनी उमस है, वो क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपका पहला नहीं है, सापेक्ष आर्द्रता अधिक होना चाहिए, मेघ रहती, यानी कि साफ मौसम का होना ज़रूरी है ओस बनने के लिए। अगर साफ बादल रहेगा तो बादल होने की वजह से तापमान अधिक रहेगा, बादल नहीं रहेगा तो तापमान कम हो जाता है, ठीक है। और शांत वायु होनी चाहिए, हवा ज़्यादा तेज नहीं चलनी चाहिए, मौसम शांत होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पछुआ पवन के प्रभाव से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर लवणता में कमी पाई जाती है। दूसरा है, उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवाती दशाओं के कारण लवणता में वृद्धि होती है। तीसरा, खुले सागरों की अपेक्षा बंद सागरों की लवणता
कम होती है। बताएं कि उपरोक्त में से कितने कथन, कौन से कथन सही है। ठीक है, एक बार आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों पहला कथन जो दिया कि पछुआ पवनों के प्रभाव से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर लवणता में कमी आती है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण लवणता में वृद्धि होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। लेकिन तीसरा जो दिया है कि खुले सागरों की अपेक्षा बंद सागरों की लवणता कम होती है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। खुले सागरों में क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे जो दिया है कि पछुआ पवन के प्रभाव से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर लवणता में कमी होती है, तो नहीं, लवणता में बढ़ोतरी हो जाती है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। एक मिनट में फिर से कर देती हूँ, पहला स्टेटमेंट गलत है। पछुआ पवनों के प्रभाव कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर लवणता में वृद्धि होती है। ओके। दूसरा दिया है कि उच्च वायुमंडलीय वायुदाब तथा पति चक्रवातीय दशाओं के कारण लवणता में वृद्धि होती है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि खुले सागरों की अपेक्षा बंद सागरों की लवणता कम होती है, नहीं दोस्तों, बंद सागरों में जो है लवणता अधिक पाई जाती है खुले सागरों की अपेक्षा, क्योंकि खुले सागरों में नदियों के जल आकर के मिलते हैं, और नदियों के जल, आपको पता है कि नदियों के जल जो होते हैं वो मीठे जल होते हैं, और जब ये आकर के मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी लवणता जो है प्रभावित होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम इस कह सकते हैं कि बंद सागरों में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की बाहर की जो जल है, नदियों का जल आकर के इसमें नहीं मिल रही है, तो इसकी लवणता, क्योंकि एक तो ये बंद है तो वाष्पीकृत होता रहता है यहाँ का जल, तो यहाँ पे जो लवणता है वो ज़्यादा पाई जाएगी खुले सागरों की अपेक्षा। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, केवल 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेगासस, मर्सेनरी, वानाक्राई, ब्लैकबेरी। उपरोक्त में से कितने मोबाइल फोन सहित अन्य इंटरनेट संचालित उपकरणों तक पहुंच बाधित करने वाले मैलवेयर की श्रेणी में सम्मिलित है? मैलवेयर की श्रेणी में कौन कौन से सम्मिलित होंगे? तो ब्लैकबेरी को छोड़ करके, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी पेगासस, मर्सेनरी, वानाक्राई, ये सभी जो है मैलवेयर है। मैलवेयर क्या होता है कि ये क्या होता है, आपके फ़ोन को हैक करके आपके जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज रहेंगे वो चोरी कर लेगा। ठीक है, आपको ब्लैकमेल का, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, बस ये समझिएगा कि आपके फ़ोन को हैक करके आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लेता है, और भी बहुत सारी ये नकारात्मक प्रभाव डालता है आपके पूरे सिस्टम, आप जो भी आप अपना ऑनलाइन गैजेट यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कि शीतकाल में इसकी ऊंचाई में अनवरत वृद्धि होती है। दूसरा है यह मंडल मौसम संबंधी सभी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है इसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का न्यूनतम भाग अवस्थित होता है। चौथा दिया है इसकी ऊंचाई का तापमान के साथ विपरीत संबंध है। क्षोभ मंडल, तो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है वो आपका क्षोभ मंडल होता है। सबसे निचला स्तर, जो स्तर कहेंगे, परत नहीं कहेंगे, सबसे निचला स्तर आपका क्षोभ मंडल होता है। और इसमें दिया एक पहला स्टेटमेंट कि शीतकाल में, इस क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं मैम ऑप्शन नहीं दिखाते। हाँ, कितने कथन सही है ये पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आइए। तो क्षोभ मंडल जो है आपका वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है, और पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो शीतकाल में इसकी ऊंचाई में अनवरत वृद्धि होती है, तो नहीं, शीतकाल में इसकी ऊंचाई में अनवरत वृद्धि नहीं होती है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बल्कि इसकी ऊंचाई में कमी आती है। दूसरा है ग्रीष्मकाल में इसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, शीतकाल में इसकी ऊंचाई में कमी आ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि यह मंडल मौसम संबंधी सभी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको पता होगा कि जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पे जलवाष्प, विभिन्न प्रकार की गैस है, और बादल भी जो है क्षोभ मंडल में बैठते हैं, तो इसलिए सभी मौसमी घटनाएं जो है आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो विमान वगैरह होते हैं, जहाज वगैरह होते हैं, वो समताप मंडल में चलाई जाती हैं। ठीक है, जो ये कुछ भी मतलब कोई भी विमान ले लें, हवाई विमान, वो सभी कहाँ चलेंगे, आपके
समताप मंडल में चलते हैं, इसके ऊपरी वाले मंडल में। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल में क्यों नहीं चलते? क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती रहती हैं, बादल, बारिश, तूफान, आंधी। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी मौसमी घटनाओं के होने की वजह से जो हवाई या जहाजें होती हैं वो सभी समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि इसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का न्यूनतम भाग अवस्थित है। तो क्या आपको क्या लगता है कि वायुमंडल के जो समस्त गैसीय द्रव्यमान है क्षोभ मंडल में न्यूनतम भाग में पाया जाएगा? अगर क्षोभ मंडल में सबसे कम वायु जो गैसीय द्रव्यमान है वो सभी वायुमंडल के अगर सबसे न्यूनतम भाग में पाया जाता तो क्या हम लोग का अस्तित्व होता? नहीं, हम लोग का अस्तित्व खतरे में होता। आप देखेंगे कि क्षोभ मंडल में सभी जो गैसेस होती हैं, मैक्सिमम गैसेस क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न तरह की गैसेस। तभी हम लोग जो है अस्तित्व में है, हमारा अस्तित्व अभी भी है, वरना नहीं होता। तरह तरह के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, तरह तरह के आपको जानवर देखने को मिलते हैं, ये इसी वजह से कि क्षोभ मंडल में सभी जो गैसीय जो हमारे गैसेज हैं उस क्षोभ मंडल में उपस्थित हैं। तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला न्यूनतम भाग पाया जाता है। नहीं, पूरे वायुमंडल की गैसों का 75% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। उसके बाद आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल में पाया जाता है। आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा दिया कि इसकी ऊंचाई का तापमान के साथ विपरीत संबंध होता है। इसका स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई की यानी क्षोभ मंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे इसके तापमान में कमी आती है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा कि क्षोभ मंडल में, अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, ज्योग्राफी जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको पता होगा कि 165 मीटर, जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कमी आती है। यानी कि क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि 165 मीटर, अगर आप जब भी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे वैसे ही आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी देखने मिलेगा। फिर आप 165 डिग्री मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी को सामान्य ताप पतन ह्रास दर कहते हैं क्षोभ मंडल को। ठीक है, तो आपका चौथा स्टेटमेंट सही है कि इसमें ऊंचाई का तापमान के साथ विपरीत संबंध होता है। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? 2 हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। जेट स्ट्रीम पूछा है क्वेश्चन। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, ये समताप मंडल में पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरा है शीतकाल में ये ग्रीष्म काल की तुलना में दोगुना अधिक प्रबल हो जाती है। तीसरा है ये पश्चिमी विक्षोभ के भारत में आगमन को सुनिश्चित करते हैं। तो बताएं कि कौन सा कथन सही है? एक बार आप लोग गेस करके इसका आंसर करें, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जेट स्ट्रीम क्या है? ये समताप मंडल में, पहली बात तो ये समताप मंडल में प्रवाहित नहीं होती है। तो फिर कहाँ प्रवाहित होती है? ये क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में नहीं प्रवाहित होती है। ये पूर्व से पश्चिम दिशा में नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा दिया कि शीतकाल में ये ग्रीष्मकाल की तुलना में दोगुना अधिक प्रबल हो जाती है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है कि शीतकाल में ये काफ़ी दोगुनी, इसकी जो तीव्रता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, ग्रीष्मकाल की तुलना में। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रबल हो जाती है शीतकाल में। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया हुआ है कि पश्चिमी विक्षोभ के भारत में आगमन को सुनिश्चित करता है। तो जो जेट स्ट्रीम है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ को रास्ता दिखाते हुए भारत की ओर आता है। मतलब कि जेट स्ट्रीम बताता है कि भाई देखो, इधर तुम्हें आना है। ठीक है, जब ये जेट स्ट्रीम भारत की ओर प्रवेश करता है तो इसके पीछे पीछे पश्चिमी विक्षोभ भी आता है भारत में, यानी कि ये पश्चिमी विक्षोभ के भारत में आगमन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो आपका दूसरा और तीसरा सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी होती है। तीसरा, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल कम होता है।
तो अब आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक सशक्त और स्थायी होती हैं, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे महाद्वीप और सागरीय सतह दोनों होते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे सिर्फ क्या होते हैं, यहाँ पे इस दक्षिण गोलार्ध में स्थलखंडों की संख्या स्थलखंड आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, सिर्फ समुद्र ही समुद्र देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है कि ये पछुआ पवनों के लिए काफ़ी अनुकूल होता है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनें जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा सशक्त और स्थायी होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी है। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिण गोलार्ध में स्थल की कमी है, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। तीसरा दिया है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल कम होता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है कोरियालिस बल अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध की तुलना में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है, और वह कथन एक की व्याख्या करते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भू आकृतियां, कुछ भू आकृतियां दी हुई हैं, जैसे कि ज्यूरेन, ड्रमलिन, युआवा, यू आकार की घाटी। अब विभिन्न प्रकार की ये आकृतियां हैं, अलग अलग कारक इसके निर्माण के कारण अलग अलग है। जैसे हवाएं चलती हैं तो हवाओं के कारण अलग अलग तरह की आकृतियों का निर्माण होता है। आप रेगिस्तान में जाएं तो वहाँ पर जो इन रेतों के कारण हवा के चलने की वजह से जब पवनें तेज चलती हैं तो रेतों से रेत उड़ती हैं, और रेतें उड़ करके कहीं कोई ना कोई डिजाइन बनाती है, किसी न किसी तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं वो, ठीक है। नेचुरली होता है वो, ठीक है। इसी तरीके से हिमनद है, जब हिमनद एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलती है धीरे धीरे बहती हुई, तो ये इन हिमनदों की वजह से कहीं ना कहीं चट्टानों को काटती हुई आगे बढ़ती हैं। तो इन चट्टानों से, इनके आगे बढ़ने की वजह से चट्टानों में कई तरह के स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। तरह तरह की भू आकृतियां हो जाती, यही जो आकृतियां होती हैं भू आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है। जैसे भौम जल है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर, जमीन के अंदर जो भौम जल होती है, इसकी वजह से भी कई सारे स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारी जो अंदर की धरातल होती है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। जैसे कि कहीं पे आप देखेंगे कि चूना ज़्यादा पाया जाता है अंदर, धरातल के अंदर। तो चूना क्या होता है, जैसे मिट्टी के पानी के संपर्क में आती है ये गल जाती है, गलने की वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरीके से प्रवाही जल, अब नदियों का जल है, नदियाँ बह रही हैं, बहती हुई आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं ये वी आकार की घाटी बनाती हैं, और आगे चल करके ये डेल्टा भी बनाते हैं अपने अवसादों की वजह से, ठीक है। तो इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यूरेन जो है दोस्तों, ज्यूरेन पवन की वजह से ज्यूरेन का निर्माण होता है, ठीक है। ड्रमलिन हिमनद की वजह से बनता है, और युवाला जो है भौम जल की वजह से बनता है, और यू आकार की घाटी हिमनद की वजह से बनता है, न कि प्रवाहित जल की वजह से। तो चौथा सही नहीं है। और ये सभी जो स्ट्रक्चर है, जो भू आकृतियां हैं, आपको गूगल करके देखना है कि इसकी स्ट्रक्चर होती कैसी है, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा? 3 सही है ना, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए। ओके, हाल ही में चर्चा में रही गैप लिमिटेशन अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए पहला है ऑप्शन ए। ऑप्शन में पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं आंसर बता देती हूँ। गैप लिमिटेशन यह पर्यावरण से संबंधित विशेष अवधारणा है जो बताती है कि सभी शिकारी जीवों द्वारा एक निश्चित शारीरिक आकार वाले जीवों का ही शिकार किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप कहो कि जो बिल्ली है, बिल्ली शेर को खा जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? वो अपने आकार, अपने मुंह के आधार पर ही वो शिकार करेगी। जितना उसका बड़ा शरीर नहीं, उससे ज़्यादा बड़े वो जानवर का शिकार कैसे कर सकती है ना। तो शेर बड़ा है तो क्या करेगा, वो शिकार भी बड़ा, वो चूहा थोड़ी ना ढूंढ ढूंढ के खाएगा शेर। क्या शेर चूहा ढूंढ के खाएगा?
नहीं ना, इतना बड़ा शरीर है उस भाई, उसको बड़ा शरीर है तो कुछ बड़ा चाहिए खाने के लिए, तो वो ढूंढेगा क्या? हिरन ढूंढेगा या फिर गाय ढूंढेंगे। तो यही आपका गैप लिमिटेशन है। यानी कि जो शिकारी होते हैं, शिकारी जीव, वो क्या अपनी शारीरिक संरचना, अपनी शारीरिक यानी कि अपनी शरीर की क्षमता के आधार पर ही वो शिकार करते हैं, अपने शरीर के आकार के आधार पर ही। ठीक है, बड़ा शिकारी है तो बड़ा जीव खाएगा, छोटा है बिल्ली है तो वो चूहा खाएगी। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वायुमंडल, दिन की अवधि, स्थल एवं जल का वितरण, सूर्य की किरणों का आपतन कोण, उपरोक्त में से कितने कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करते हैं? सूर्य तप क्या है? धरातल पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों को सूर्य तप कहते हैं। यानी कि सूर्य की किरणें विकिरण धरातल पे पहुंचती है तो यही आपका जो है धरातल द्वारा जो सूर्य की किरणों को प्राप्त किया जाता है वही सूर्य तप होता है। ठीक है, तो इस सूर्य तप को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं, बताइए। तो देखिए, सूर्य की किरणें आ रही हैं हमारे धरातल पर, तो अगर हमारा वायुमंडल जो है, वायुमंडल साफ होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा गैसेस नहीं होंगी, तो इससे, और बादल नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा वायुमंडल काफ़ी साफ रहेगा, तो सूर्य की किरणें आसानी से हमारे धरातल पर, हमारी पृथ्वी पर प्रवेश कर सकेंगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। वायुमंडल क्या क्लियर होना, वायुमंडल का स्वच्छ होना ज़रूरी है। दूसरा, दिन की अवधि, अगर दिन लंबा दिन होगा तो सूर्य की किरणें ज़्यादा प्राप्त होंगी, छोटा दिन होगा तो सूर्य की किरणें कम प्राप्त होंगी, तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य तप को प्रभावित करती हैं। स्थल एवं जल का वितरण, देखिए, जो हमारे स्थल होते हैं, एक मिनट, ठीक है, जो हमारे स्थल होते हैं वो बहुत तेज़ी से गर्म भी हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से वो ठंडे भी हो जाते हैं। आप देखेंगे दिन में हमारे धरातल का तापमान बहुत गर्म रहेगा, छत पे जाएंगे तो आपको महसूस होगा, अरे यार छत कितना गर्म है, तो आप कहते हैं यार चलो रात में आएंगे, तो आप रात में जब इसी छत पर जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत रात में, इसी धरातल का तापमान अपेक्षाकृत आपको कम देखने मिलेगा। छत पे नंगे पाँव जाए भाई, उइमा करते करते नीचे भागे, अरे बाप रे कितना गर्म है मम्मी, बहुत गर्म है, तब पैर जल रहे हैं। मम्मी लोग कहती है ना छत पे बिना चप्पल के नहीं जाना है ना, गर्मियों के मौसम में। इस पर पता नहीं बहुत सारे लोग कितना शॉर्ट रील्स बनाते हैं कॉमेडी का। ठीक है, और रात में जाएँ तो आपको बहुत मतलब गर्म तो रहता है लेकिन अपेक्षाकृत कम गर्म रहता है। ओके, तो ये हो गया आपका स्थल क्या होता है, तेजी से गर्म होता है, जो तेजी से ठंडा होता है। लेकिन जल का देखिए, अब समुद्र है या तालाब ही ले लो, एक एग्जांपल मान लीजिए कि तालाब है, मैं ये क्यों बना दी, ठीक है, ये मान लीजिए ये तालाब है। अब इसका जल क्या होता है कि तेजी से, जो जलीय सतह होता है वो बहुत धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। आप देखेंगे कि दिन में तालाब के बगल में आपका घर है या फिर नदी के बगल में, बहुत छोटी नदी नहीं, बड़ी मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे जलीय सतह काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ पे आप महसूस करेंगे कि एक तो दिन में एक तो गर्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन रात के समय में भाई ये भपकता रहता है, जैसे लगता है कि यहाँ से जो भाप निकलती है तो ये काफ़ी धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे ठंडा होता है। इसका पानी देखेंगे रात में, काफ़ी रात में भी तब भी वो गर्म ही रहता है। ठीक है, तो हाँ, तो स्थल और जल का वितरण भी सूर्य तप को प्रभावित करता है। सूर्य की किरणों का आपतन कोण, अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती हैं, और अगर तिरछी पड़ती हैं तो ये कम क्षेत्र को कवर करती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों का आपतन कोण भी सूर्य तप को प्रभावित करता है, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है। तो आपका सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, अगला देखिए, एलिनो से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पीसीएस आरओ यूपीएससी के लिए। अब ये तो पुराना हो गया लेकिन तब भी कोई भरोसा नहीं, इससे अलग क्वेश्चन पूछ सकता है ये। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसकी उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में, इसकी उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है, इसके कारण पेरू के तट पर अत्यधिक वर्षा होती है, इससे विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है।
तो दोस्तों एल नीनो के संदर्भ जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसकी उत्पत्ति जो है पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है। तो एल नीनो जो है एक तरह का ये गर्म जलधारा है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जलधारा, एक होती है गर्म जलधारा, दूसरी होती है ठंडी जलधारा। तो ये एल नीनो जो है एक तरह का कि गर्म जलधारा होती है और ला नीना इसका अपोजिट होता है, वो ठंडी जलधारा होती है। एल नीनो गर्म और ला नीना ठंडी, ठीक है। तो एल नीनो जो है इसकी उत्पत्ति पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पूर्वी प्रशांत महासागर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा है इसके कारण पेरू के तट पर आती थी, क्योंकि एल नीनो के कारण जो है पेरू के तट के आसपास का क्षेत्र गर्म हो जाता है, ठीक है। गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो है जलवाष्प एल नीनो के कारण पेरू के तट के पास जो है आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जलवाष्प भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही पेरू तट के पास पहुँचती है तो ये अत्यधिक वर्षा करती है। तो आपको दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा दिया है कि इससे विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बाढ़ तथा सूखे की स्थिति। देखिए हम लोग के इधर जो है एल नीनो का विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब एल नीनो आता है ना तो अपने भारत में ये अपना भारत है, ठीक है, यहाँ पे एल नीनो की वजह से हिंद महासागर का क्षेत्र जो है ये गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। अपेक्षाकृत, हम यहाँ पे अपेक्षाकृत ज्योग्राफी में अपेक्षाकृत बात की जाती है, और इधर तिब्बत का क्षेत्र जो है ये इसकी अपेक्षा कम गर्म रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपेक्षाकृत हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो पवनें होती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो ये विपरीत संबंध हो जाता है। इसकी वजह से भारत में सूखे की स्थिति आ जाती है एल नीनो की वजह से। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, कि हिंद महासागर क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है और इधर साइड लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं तो भारत में मानसून काफ़ी अच्छा होता है, बारिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो एल नीनो की वजह से भारत में जो है सूखी की स्थिति होती है और उष्णकटिबंधीय कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में सूखा। अपने इधर सूखा होता है, ठीक है, एल नीनो की वजह से। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पिग्मी, बुशमैन, सेमांग, एस्किमो, उपरोक्त में से कितनी जनजातियां विषुवतीय वन प्रदेशों में निवास करती हैं? तो विषुवतीय वन प्रदेशों में कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं? तो पिग्मी निवास करती है, सेमांग निवास करती है, ठीक है। बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ये विषुवतीय वन प्रदेशों में। एस्किमो जो है ये कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करती है, एस्किमो। तो आपका आंसर होगा केवल 2, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है उपजाऊ जलोढ़ मैदान, विस्तृत खेत और खलिहान, घरों को संकुलित रूप, ज्यामितीय आकृति की गलियां। उपरोक्त में से कितनी विशेषताएं गुच्छित बस्तियों के संदर्भ में सही हैं? गुच्छित बस्तियों के संदर्भ में स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों गुच्छित बस्तियों के संदर्भ में आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि उपजाऊ जलोढ़ मैदान होने चाहिए, घरों का संकुलित रूप देखने को मिलेगा और ज्यामितीय आकृति की गलियां देखने को मिलेगी। यहाँ पे विस्तृत खेत और खलिहान नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है। अगला देखिए, 1 मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये पर्णपाती वृक्ष, ये अफ्रीका मेडागास्कर के स्थानिक है, ये मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में पाए जाते हैं। इसकी छाल का उपयोग एनीमिया की औषधि बनाने में किया जाता है। बाओआब वृक्ष, अभी हाल ही में ये न्यूज में था, ठीक है। तो बाओआब वृक्ष जो है इसके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो बताइए कितने सही हैं। तो ये जो ये बाओआब वृक्ष है ये एक तरह का ये पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है। तो पहला आपका सही है। दूसरा दिया कि अफ्रीका मेडागास्कर के स्थानिक हैं, तो बिल्कुल वहाँ जो बाओआब वृक्ष है ये अफ्रीका मेडागास्कर के स्थानिक वृक्ष है ये, ठीक है। तीसरा दिया कि मध्य प्रदेश के रीवा जनपद, मध्य प्रदेश के रीवा में नहीं बल्कि धार जनपद में पाए जाते हैं, तो तीसरा सही नहीं है। और इसकी छाल का उपयोग जो है एनीमिया की औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ मलेरिया और हैजा के लिए भी इस बाओआब वृक्ष की छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो चौथा सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल 3। अगला देखिए, ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर घनत्व में कमी आती है। दूसरा, पृथ्वी की क्रस्ट में रेडियो सक्रिय पदार्थ मौजूद है। तीसरा, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अधिकांश खनिज अपारदर्शी होते हैं। तो बताएं उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर घनत्व में कमी नहीं बल्कि घनत्व में बढ़ोतरी होती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है, गहराई में जाएंगे, तो आपको घनत्व में कमी नहीं बल्कि घनत्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में रेडियो सक्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल दूसरा सही है कि पृथ्वी के क्रस्ट में रेडियो सक्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, फिर मेंटल, उसके बाद कोर होता है। ठीक है, सीमा और नीफे। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के अधिकांश खनिज होते हैं अपारदर्शी होते हैं। तो आपका तीसरा भी सही है। तो बहुत छोटा सा, इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं है, तो बस डायरेक्ट आंसर हम करके निकल लेंगे। ओके, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, 2 और 3। दोस्तों, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो, मैं बीच में बोलना मैं भूल जाती हूँ हर बार। मैं जब पढ़ाने लगती हूँ, समझाने लगती हूँ, तो फिर मेरा ध्यान उसी पे रहता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा या ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। तो आप उस लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एक अलग से अंदर से एक एनर्जी आ जाती है कि अरे बच्चे इतना पसंद कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे सेशन को आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया था। मैक्सिमम बच्चे आंसर करने की कोशिश कर रहे थे और कमेंट भी आप लोग बहुत अच्छा करते हो। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दिया करिए। आपकी जो भी फीडबैक रहे, आप अच्छा बुरा जो भी बोलोगे, आपकी हर कमेंट का स्वागत रहेगा, दिल से स्वागत रहेगा। ठीक है, उसका जवाब भी हम देंगे। और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो। अकेले फ़ायदा मत उठाइए, सबके साथ वीडियो शेयर करिएगा। ओके, और इसके साथ हाँ, और मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि टेस्ट पेपर इसलिए मत लगाइए कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा, इस उम्मीद से आप पढ़ाई मत करिए। ओके, हमेशा टेस्ट पेपर इसलिए लगाएं कि आपका उससे रिवीजन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं अभी 50 क्वेश्चन देखेंगे, पता चला ये क्वेश्चन 50 रट रहे हैं दिन भर। तो मैं यही कहूँगी कि आप रटिए मत। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन को रटने के पीछे मत भागिए, 100 क्वेश्चन को रटने के पीछे मत, दिन भर आप इसी को रट रहे की इस उम्मीद से कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। नहीं, रटने से ज़्यादा टाइम अगर आप समझने पर देंगे, ठीक है, रटने से ज़्यादा अगर आप समझने पर देंगे ना तो ज़्यादा फायदा होगा। आप अगर 50 क्वेश्चन रट रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप समझिए। अगर आप समझ लिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आप 50 क्या 1000 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर रट रहे हैं तो आप सिर्फ रटे हुए क्वेश्चन को ही कर सकते हैं अगर बाई चांस अगर एग्जाम में आ गया। वैसे चांसेस बहुत कम रहते हैं, पैटर्न हमेशा एक जैसा नहीं होता है। मे बी स्टेटमेंट चेंज कर दे, मे बी एक ही 2 स्टेटमेंट दे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट दे दे। टॉपिक हमेशा सेम रहता है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। ओके, तो मैं यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल से अगर जुड़ रहे हो तो मैं हमेशा आरजे सर द्वारा भी यही कहा जाता है कि रटिए नहीं, समझिए। समझेंगे तो आप 1000 क्वेश्चन भी आसानी से कर लेंगे, अगर रटेंगे तो आप एक क्वेश्चन भी सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये पीसीएस, ये वनडे एग्ज़ाम नहीं है कोई कि आप रट के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है। आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस जैसा सोचिए। ठीक है, समझने की कोशिश करें हर चीज़ को। जब आप समझेंगे तब आप ईजिली क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर आप समझना चाहते हो, जैसे कि अभी अभी हाल ही सर 1 फरवरी से इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हुई है। ठीक है, हमारे बैच पर, क्लब आईएएस पर। इसका ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो। अभी इसमें इकोनॉमिक्स की क्लास आरजी सर द्वारा शुरू किया गया है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करके इकोनॉमिक्स की क्लास कर लीजिए और बाकी बचे हुए क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगी। ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है तो आप ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि पता नहीं कैसे क्लासेस चलती हैं कैसे नहीं, तो डेमो क्लास देख लीजिए यूट्यूब पर, चैनल पर विजिट करके। जब आप एक बार डेमो क्लास लीजिए, अगर संतुष्टि मिलती है आपको कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ेंगे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा।
आप ये सोचो कि आपको 100% बिना आपके एफर्ट्स से आपको 100% समझ में आए, ऐसा नहीं होगा जब तक आप अपना एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर थोड़ा समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि अगर आप अपना एफर्ट्स लगा रहे हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमारे बैच को ज्वाइन करें। फी जो है 1000 है, 999 है, ठीक है, 999 है, 999, और पर मंथ 149 है। ठीक है, तो एक बार ज्वाइन करेंगे, एक बैच की फी 999 है, तो आप ज्वाइन करें। उसके बाद देखें कि एक बार पहले तो मैं यही कहूँगी कि डेमो क्लास लेने के बाद ही ज्वाइन करें। ओके, अच्छी लगेगी तो मेहनत करें, फिर उस पर अपना पकड़ बनाए। ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग जाएं और वहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए फीस दें। यहाँ पे एक बार ट्राई करें, आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है। वैसे आरजी सर बहुत अच्छा समझाते हैं, हमारे मैक्सिमम बच्चे जितने जुड़े हैं वो कॉल कर करके बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, हमारे क्वेश्चन बहुत सही होने लगे हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर भूकंपीय तरंगों के वेग में कमी आती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। तीसरा है एल तरंगे केवल धरातल के निकट ही गति करती हैं। ठीक है, तो बताएं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आप लोग बताने की कोशिश करें, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में बात करें तो अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर भूकंपीय तरंगों के वेग में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जब भी भूकंपीय तरंग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से होकर गुजरेगी तो उसके वेग में बढ़ोतरी होगी, कमी नहीं होगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है कि केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपको पता होगा कि जो प्राथमिक तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर चलती है। ठीक है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और इसके साथ आपको पता होगा कि द्वितीयक तरंगे जो है, द्वितीयक तरंगे, मैं गलत क्यों लिख रही हूँ। ओके, देखिए जो द्वितीयक तरंगे होती हैं यानी कि एस तरंगे, इसको शॉर्ट में इसे एस तरंगे कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली बोलचाल की भाषा में एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही ये गमन करती है। एस से सॉलिड, बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि प्राथमिक तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में चलती हैं या द्वितीय तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में। तो द्वितीय तरंगों क्योंकि एस तरंगे कहते हैं, एस से याद रखिएगा सॉलिड। ठीक है, एस से क्या याद रखना है, सॉलिड, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एस से सॉलिड, ओके, यानी कि जो एस तरंगे होगी या द्वितीय तरंगे होगी वो सिर्फ ठोस माध्यम में गमन करेगी और प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में गमन करेगी। इसलिए जो प्राथमिक तरंग होती है पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। ठीक है, केवल प्राथमिक तरंगे ठोस, क्योंकि ये ठोस माध्यम के, आपको पता होगा कि हमारे जो कोर है इसका ये भाग जो है अर्धतरल में पाया जाता है। तो गमन कौन करेगा, केवल प्राथमिक तरंगे, क्योंकि ठोस तरंगे यहाँ जा ही नहीं सकती। ठोस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गमन, द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम में गमन करेंगी, एस तरंगे। ठीक है, तो वो नहीं जा पाएगी। तो आंसर आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा जो दे रहा है एल तरंगे केवल धरातल के निकट ही गति करती है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट एल तरंग जो है, एल तरंग धरातलीय तरंग है, ये जो है धरातल के निकट ही गति करती है। हम लोग जब भूकंप महसूस करते हैं वो एल तरंगे ही होती हैं। ठीक है, तो आपका कितना स्टेटमेंट, 2 सही है, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब देखिए महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट दिया हुआ है, कोकोस, नाजका, कैरोलीन, फ्यूजी, ये सभी छोटी प्लेट्स है। अब इन प्लेटों की उपस्थिति पूछ रहा है। तो कोकोस प्लेट जो है ये इसकी अवस्थिति, तो कोकोस प्लेट की अवस्थिति की बात करें तो ये मध्यवर्ती अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य ये कोकोस प्लेट उपस्थित है, तो पहला सही है। नास्का प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिकी और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य अवस्थित है। कैरोलिन प्लेट जो है दोस्तों ये फिलिपियन और इंडियन प्लेट के मध्य स्थित है। ठीक है, और फ्यूजी प्लेट जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में देखने को मिलेगा, फ्यूजी प्लेट। तो ये दोनों जो है कैरोलिन और फ्यूजी, ये दोनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका कितना पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कितने सही सुमेलित है, तो 2 सही सुमेलित है, कोकोस और नास्का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, प्लेट्स तो सब भी आप पढ़ें। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट्स के बारे में।
तो इन सभी जो छोटी प्लेट्स हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आज लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा होने वाला है और 24 क्वेश्चन है। बस ये है कि टाइम कितना भी लगे आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप अभी टाइम दे रहे हो तो आगे चल करके आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और हमेशा आप ये सोचो कि आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे ना, हमेशा जब भी मैंने देखा मैक्सिमम बच्चे आधा अधूरा पढ़ के भाग जाते हैं, फिर अगली बार जब पढ़ते हैं तो फिर यही आधा अधूरा पढ़ते हैं, तो इनका ये साइकिल कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो पूरा पढ़ते हैं, एक बार पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए तो अगली बार जो है उनको, आज इन्होंने मान लो कि कोई टॉपिक है उस पर आपने 4 घंटे दे दिए, ठीक है, अगली बार आपको इसी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे, अगर इस बार अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो हर बार अगर आप सोचोगे हल्का हल्का पढ़े, अगली बार भी हल्के हल्के में पढ़ के निकलना चाहते हैं तो हर बार सेम टाइम देना पड़ेगा। लेकिन एक बार दीजिए, अच्छा टाइम दीजिए, ताकि अगली बार आप इसे सिर्फ रिवीजन करने के लिए आपको रहे कि हाँ बस रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए उपरोक्त में से किन देशों की सीमाएं यूक्रेन के साथ लगती है? तो यूक्रेन के साथ आपका पोलैंड, यूक्रेन के साथ पोलैंड की सीमा लगती है, स्लोवाकिया की लगती है, हंगरी की लगती है, रोमानिया की लगती है, बेलारूस की लगती है, इसके साथ रसिया की लगती है। साथ ही में काला सागर और अजोव सागर के साथ भी ये सीमा इसकी सीमा लगती है यूक्रेन की, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, हाँ, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। वह 2024 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई। निम्नलिखित में से किन के लिए उपलब्ध थी ये होम वोटिंग की सुविधा? यानी कि घर से वोट दे सकते हैं, लेकिन कौन देगा? हर कोई थोड़ी ना दे सकता है घर से वोट। तो इसकी भी कुछ मतलब मानदंड निर्धारित किया गया कि कौन कौन दे सकता है ये वोट। तो 40% के बेंचमार्क के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 85 वर्ष से अधिक है। इसके साथ चलने फिरने में अक्षम बीमार व्यक्ति तो नहीं, चलने फिरने में अक्षम बीमार व्यक्ति जो होम वोटिंग की सुविधा उसको नहीं प्रदान की जाएगी। तो आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा या से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य में वायुदाब में कमी का कारण? आप देखेंगे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ये 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ठीक है। ये क्या हुआ आपका? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में वायुदाब में कमी का कारण क्या है? यहाँ पे लो प्रेशर क्यों पाया जाता है? ठीक है, इस पेटी में लो, ये 10 डिग्री और ये 10 डिग्री, ठीक है, ये पूरे एरिया में वायुदाब में कमी यानी लो प्रेशर क्यों पाया जाता है? ठीक है, अब चलिए देखते हैं। वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता होती है, भूमध्य रेखा पर भूघूर्णन का निम्नतम वेग। अब बताएं कि यहाँ पर लो प्रेशर क्यों पाया जाता है भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी में? तो दोस्तों क्योंकि भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी में आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले पूरे जोन में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ का तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की जो वायु होगी वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी, ठीक है, गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, तो इसी वजह से यहाँ पे वायुदाब कम पाया जाएगा, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाएगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकता होती है, तो तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पर जल वाष्प भी क्या होगा? अधिक ही होगी वायुमंडल में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जल जो है वाष्प के रूप में वाष्पीकृत होंगी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया कि भूमध्य रेखा पर भूघूर्णन का निम्नतम वेग, ये नहीं, ये गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 और 2, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी में यहाँ पर 36 पवन का
यहाँ पे क्षैतिज पवन नहीं पाया जाता है। यहाँ पे जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं वो थोड़ी शांत होती हैं, ठीक है। यहाँ पे संवहनीय धारा पाई जाती है, क्योंकि जो वायुमंडल सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, तो वायु जो है, जो भी यहाँ की वायु होती है वो गर्म होकर के ऊपर उठने लगती है, तो यहाँ पर क्षैतिज पवनें नहीं पाई जाती इसी वजह से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्या पता कभी स्टेटमेंट में दे दे, ठीक है। तो समझ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे संवहनीय धारा पाई जाती है, यहाँ पे क्षैतिज पवन नहीं पाई जाती। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर वर्षा वे ग्रीष्म ऋतु में अधिक एवं शीत ऋतु में कम, महासागरों पर सर्वाधिक। सन्मार्गी पवनों की क्या विशेषता है? सन्मार्गी पवनों को पूर्वा पवन भी कहते हैं, पूर्वा पवन भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो दिया कि ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा करती है, तो नहीं, ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर नहीं बल्कि पूर्वी किनारों पर वर्षा करती है, ठीक है, पूर्वी किनारों पर। और वेग जो है, इसका वेग ग्रीष्म ऋतु में अधिक होता है, शीत ऋतु में कम होता है, तो गलत है। इसका वेग जो है ग्रीष्म ऋतु में कम और शीत ऋतु में अधिक होता है, ठीक है। महासागरों पर सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, तो तीसरा सही है। तो आंसर होगा केवल एक। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वलित पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व की उच्चतम चोटियों से युक्त नवीनतम पर्वत है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों में वलन से हुआ है। तीसरा, इनका विस्तार लंबाई में अत्यधिक किंतु चौड़ाई में कम है। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में ज्योग्राफी, क्योंकि ये ज्योग्राफी का टेस्ट पेपर है, तो सभी टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। इस टेस्ट पेपर में सभी टॉपिक से क्वेश्चंस दिया हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, किस तरह की संभावना है, उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो काफ़ी बढ़िया बेहतरीन टेस्ट पेपर है। मुझे लगता है कि आपको पूरा ये टेस्ट पेपर देखना चाहिए वीडियो। ओके, वलित पर्वत क्या होता है? वलित पर्वत क्या होता है? वलन होगा किसमें? पहली बात तो वलन जो है अवसादी चट्टानों में होता है, जब बहुत सारे अवसादी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे हिमालय क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण है। तो अब देखिए, वलन होता क्या है? वलन संपीड़न के कारण होता है, ठीक है, संपीड़न बल। अब मान लीजिए चट्टान है कोई, ठीक है, ये चट्टान या धरातल है। अब इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो ये जो चट्टान है ये क्या होगी, कुछ इस तरीके से मुड़ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें इस तरह से संपीड़न हो जाएगा ना, कंप्रेशन होगा, इसमें इस तरह से संपीड़न हो जाएगा। तो ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर बना इस चट्टान में, यही आपका वलित पर्वत होता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले भाग को अपनति कहते हैं, और ये वाला पोर्शन, धंसा हुआ पोर्शन होता है, ये आपका अभिनति कहलाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा है एग्जाम में, ठीक है। वलित पर्वत जान गए, जब दो चट्टानों में इस तरह से आमने सामने की ओर एक दूसरे की दिशा की ओर बल लगता है, संपीड़न होती है, संपीड़न की वजह से चट्टानों में इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरह से, तो ये जो होता है आपका वलित पर्वत होता है, ठीक है। तो यही आप व्यापक रूप से जब समझेंगे, जैसे हिमालय है, हिमालयन रेंज, हिमालय कैसे बना, वो वलित पर्वत का उदाहरण है। जब इसमें क्या हुआ, संपीड़न बल की वजह से चट्टानों में अपनति और अभिनति आकृति का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये वलित पर्वत है आपका। अब देखिए, ये विश्व की उच्चतम चोटियों से युक्त नवीनतम पर्वत है, तो बिल्कुल आपका पहला स्टेटमेंट सही है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों में वलन से होता है, तो इसका निर्माण हमेशा ध्यान रखिएगा कि अवसादी चट्टानों में ही होगा, अवसादी चट्टानों में वलन के कारण ही होगा, ठीक है। तीसरा देखिए, इसका विस्तार लंबाई में अत्यधिक किंतु चौड़ाई में कम होता है। तो आपका तीनों स्टेटमेंट सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, चट्टान जो होता है, आग्नेय चट्टान होता है, रूपांतरित चट्टान होता है, और अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों में वलन से ही वलित पर्वत का निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अवसादों के इकट्ठा होने से अवसादी चट्टान बनते हैं। चलिए अब देखिए, ट्रक फॉर्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला दिया है कि इसके अंतर्गत
केवल फलों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, इसमें कम पूंजी कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा, यह व्यापारिक उद्यान कृषि का उदाहरण है। अब देखिए, आप सीधे समझ सकते हैं, जैसे कि हम गांव में क्या होता है कि लोग सब्जियों की खेती करते हैं, कुछ लोग फलों की खेती करते हैं, कुछ लोग फल फूल सब्जी फूलों की खेती करते हैं। जब ये खेती जो है अपने उद्देश्य के लिए किया जाता है तो ठीक है, लेकिन जब यही खेती व्यापार की दृष्टि से किया जाए, ठीक है, यानी कि एक बड़े लेवल पर किया जाए, व्यापार के लिए किया जाए, तो ये आपका ट्रक फार्मिंग कहलाता है। ट्रक फार्मिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, फल फूल सब्जी, ठीक है, फल फूल सब्जी, इन तीनों की खेती ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत किया जाता है। जब इन तीनों की खेती जो है व्यापार की दृष्टि से किया जाए तो आपका ट्रक फार्मिंग कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, शहर है, मान लीजिए ये शहर है, तो शहर के आसपास के क्षेत्रों में फल फूल सब्जी का उत्पादन होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत जल्दी ये खराब हो जाती हैं। तो जहाँ पे इसका डिमांड ज़्यादा होगा तो इसको जल्दी से पहुँचाया जाएगा, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो और तरोताज़ा रहे। लोग ताज़ा सब्जियाँ खरीदते हैं, ताज़ा फल खरीदते हैं, ताज़ा फूल खरीदते हैं, मुरझाया हुआ फूल कोई खरीदेगा नहीं। तो अब क्योंकि इसकी खेती जो है शहर के आसपास के इलाकों में की जाती है, और शहर के आसपास के इलाकों में आपको पता है कि परिवहन की सुविधा काफ़ी अच्छी होती है, रोड काफ़ी अच्छी होती है, ईजिली जो है वाहन उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये जो है आसपास के एरिया में जहाँ पे मांग ज़्यादा होती है वहाँ पे उसका उत्पादन करते हैं और तुरंत जो है ट्रक के माध्यम से या अन्य के माध्यम से, परिवहन वाहनों के माध्यम से इसको डिमांड क्षेत्र में पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ट्रक फार्मिंग एग्जैक्टली होता क्या है। अब इसमें पहला स्टेटमेंट दिया कि केवल फलों का उत्पादन होता है, तो हमने बताया आपको कि फलों नहीं, फूल फल सब्जी तीनों का उत्पादन ट्रक फार्मिंग के अंदर किया जाता है। अब अगर आपने देखा होगा कि मान लो आपको सब्जी उत्पादन करना है, तो सब्जी उत्पादन क्या सिर्फ 2 लोगों से हो सकता है? क्या 2 मजदूरों से ये काम कराया जा सकता है? नहीं, सब्जी उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। इसमें सब्जी तोड़ना है, फिर उसको पैक करना है, तो इसमें ज़्यादा इसमें श्रम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें बोला है कि कम मानव श्रम की, तो नहीं। और क्या कम पूंजी? भाई सब्जी फल फ्रूट सब्जी के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा दिया कि यह व्यापारिक उद्यान कृषि का उदाहरण है, तो तीसरा सही है आपका। तो आंसर क्या होगा? केवल 3, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचारों में रही ब्लैक स्वान घटना को सर्वाधिक सटीक रूप से परिभाषित करता है? ब्लैक स्वान घटना ये है क्या? तो दोस्तों, यह एक ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति को संदर्भित करती है जो किसी स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं होती है, इसके गंभीर परिणाम होने की आशंका होती है। तो ये जो ब्लैक स्वान घटना है एक तरह से अप्रत्याशित परिस्थिति होती है, यानी कि ऐसी घटना जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की है, ओके। और पारंपरिक तौर पे आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। तो यही आपका ब्लैक स्वान घटना है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पर्वतीय या शुष्क प्रदेशों में संकेंद्रण, मुख्य व्यवसाय पशुपालन, तीसरा जल निकास का उचित प्रबंध, चौथा लघु जोतों की अधिकता, ठीक है। उपरोक्त में से कितनी प्रकीर्ण बस्तियों की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, प्रकीर्ण बस्तियों के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? पर्वतीय और शुष्क प्रदेशों में इसका संकेंद्रण देखने को मिलेगा, पर्वतीय और शुष्क प्रदेशों में, ठीक है। यहाँ पे जो ये प्रकीर्ण बस्तियां होती हैं, यहाँ पे मकान एक दूसरे से दूर होते हैं काफ़ी। हम लोग अपने गांव में साधारण देखेंगे तो मकान काफ़ी पास पास होते हैं, लेकिन ये प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होता है कि पर्वतीय या शुष्क प्रदेशों में आप देखेंगे कि मकान काफ़ी दूर दूर होते हैं, और मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन और लकड़ी इकट्ठा करना होता है। और इसमें तीसरा दिया है जल निकास का उचित प्रबंधन, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि यहाँ पर जो है आपको जल निकासी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी देखने मिलेगी पर्वतीय और शुष्क प्रदेशों में। और चौथा है कि लघु जोतों की अधिकता, तो नहीं, यहाँ पे आपको बड़े जोत क्षेत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है, बड़े जोत क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका तीसरा सही नहीं है। तो कितने स्टेटमेंट सही है आपके? टोटल 3, ऑप्शन सी, ओके। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में विस्तार, दूसरा वार्षिक वर्षा 30 से 40 सेंटीमीटर,
चौथा अधिक गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु। चौथा विश्व के प्रमुख गेहूं प्रदेश। क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त में से कितने शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के संदर्भ में सही है। देखिए दोस्तों, इस तरह से जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हम लोग मतलब एक तो टाइम लिमिट होता है हमारे पास। हम लोग हमारा ये हम लोग की ये उद्देश्य होता है कि डेढ़ घंटे में आपका 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम जल्दी से टेस्ट पेपर कम समय में आप सॉल्व कराया करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम डिटेल में सॉल्व कराया करें। तो जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग शिकायत करते हैं, वीडियो को हम बहुत कम एक्सप्लेन करते हैं तो भी आप लोग शिकायत करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत IAS का टेस्ट सीरीज उन लोग ऑफलाइन ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उन लोगों ने ऑफलाइन ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन तो भी उनका डिमांड रहता है कि मैम जिस दिन टेस्ट होता है, मान लीजिए संडे को टेस्ट हुआ, तो आप संडे को ही इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करा दिया करिए। तो हमारे पास इतने सारे डिमांड आते हैं कि हम लोग को समझ में नहीं आता कि मतलब एक सबकी डिमांड को पूरा करना ज़रूरी है। तो हम लोग एक ऐसा मतलब होता है कि चलो 1.5 घंटे में हम लोग टेस्ट पेपर कंप्लीट कराएंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरी लगेगा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि कोई क्वेश्चन सामने आया है तो हम उस पॉइंट को पूरी कोशिश करते हैं कि उस पॉइंट को आपको बताएं जो एग्ज़ाम में आने की चांसेस हो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सारे टॉपिक्स को टेस्ट पेपर के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, ओके। अगर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो चाहते हैं कि डिटेल में समझाया जाए, तो डिटेल में अगर आपको समझना है तो फिर आप क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं खुद भी कि आपको इतना मतलब बताया जाए कि आपको समझ में आ जाए एक क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 50-50 क्वेश्चन की वीडियो, 50 क्वेश्चन पे अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हाँ इतना समझाते हैं कि क्वेश्चन के इर्द गिर्द क्वेश्चन और क्वेश्चन के इर्द गिर्द के जो पॉइंट्स होते हैं वो बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ओके। और हम लोग भी क्योंकि इतना कम टाइम होता है, इतने कम टाइम में कंटिन्यू अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये लगता है कि क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। तो हम लोग भी कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज आते हैं कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, है ना। बट पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, और आप कुछ सीख कर जाओ। आप जो पढ़ो आपको समझ में आनी चाहिए और अपना भी थोड़ा एफर्ट्स लगाइए करिए, ठीक है। चलिए, अब ये जो स्टेटमेंट दिया है, पूछा है कितने शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के संदर्भ में सही है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे बताएं। जहाँ पर यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास वाले मैदान, यहाँ पर जो है आपको वर्षा कम देखने मिलेगी, यहाँ पे वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण भी जो है कम होती है और तापमान भी अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। तापमान भी यहाँ पे कम होती है। और अगर इसकी विस्तार की बात करें तो 45 डिग्री से 65 डिग्री या 60 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने मिलेंगे। यानी कि 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य वाले महाद्वीपों पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान देखने मिलेंगे। अब आप मैप में देखेंगे 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य कौन कौन से देश आ रहे हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, हम टेस्ट पेपर के माध्यम से अभी भी हम बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता सकते, ये आप क्लास में ही समझ सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको बस एक हिंट दे सकती हूँ कि आप 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य वाले देशों को देख कौन कौन से इन दोनों अक्षांश के मध्य कौन कौन से देश आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाया जाएगा। एग्जाम में आप किसी भी देश का नाम इसलिए दे देगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे इस तरह का घास पाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, शीतोष्ण में यहाँ पे वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण कम होता है, ताप कम होता है, तो इस वजह से यहाँ के जो घास होते हैं ना थोड़े मुलायम होते हैं और तापमान भी कम होता है। अब स्टेटमेंट पर आइए, तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। और वार्षिक वर्षा जो है 30 से 70 सेंटीमीटर के मध्य होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा दिया है कि अधिक गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। यहाँ का जो ग्रीष्म ऋतु होती है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु शुष्क और अधिक गर्म होती है, और जो वर्षा ऋतु होती है वो ठंडी होती है, और इसके साथ ही मतलब शीत ऋतु जो है ठंडी और वर्षा होती है, वहाँ पे आर्द्र होती है, ठीक है। चौथा दिया है कि विश्व के प्रमुख गेहूं प्रदेश यहाँ पे, यानी कि इस अक्षांश वाले देशों में आप देखेंगे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होगा,
ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोगों ने देखा होगा अपने इधर ठंडी के मौसम में अगर कोहरा होता है, थोड़ी बादल बारिश होती है, तो हमारा गेहूं का उत्पादन क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट जो है गेहूं के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान वाले क्षेत्रों में। इस वजह से गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और गेहूं के लिए काफ़ी अनुकूल भी होता है। ओके, तो आपका आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला देखिए। अब जैसे शीतोष्णकटिबंधीय घास के उदाहरण अगर आप जानना चाहें तो स्टेपीज आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्जाम में। स्टेपीज, प्रेयरी, पंपास, बुस्ताज, हंगरी, ये सभी जो है डाउन्स, ये सभी जो है आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान के उदाहरण है। ठीक है, तो ये सभी जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मध्य अमेरिकी देशों में पर्वतीय ढालों पर उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। दूसरा, भूमध्य सागरीय वनों की लकड़ियां इमारती और फर्नीचर उद्योग के लिए उपयुक्त होती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला कथन जो दिया है कि मध्य अमेरिकी देशों में जो पर्वतीय ढाल होता है, इन पर्वतीय ढालों पर उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ते वाले वन पाए जाते हैं, यानी कि जो पर्वतीय ढालों पर जो वन पाए जाएंगे वो चौड़ी पत्ते वाले वन पाए जाएंगे, चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि भूमध्य सागरीय वन की लकड़ियां इमारती और फर्नीचर उद्योग के लिए उपयुक्त होती है। तो नहीं, भूमध्य सागरीय वन के लिए, ये भूमध्य सागरीय वन के संदर्भ में स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि भूमध्य रेखीय वन, यहाँ पे भूमध्य रेखीय वन होना चाहिए था। भूमध्य सागरीय वन और भूमध्य रेखीय वन दोनों अलग अलग है। ठीक है, भूमध्य रेखीय वन में यहाँ पे जो है ना सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और तापमान अधिक होने की वजह से यहाँ पे पौधों का विकास बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी घने जंगल यहाँ पाए जाते हैं। और लकड़ियाँ, क्योंकि धूप जो है इनको मतलब सूर्य तक काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिलती है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ की लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं। और हार्ड लकड़ियाँ, जो कठोर लकड़ियाँ होती हैं, वो मतलब इमारत के बनाने में और फर्नीचर के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ भूमध्य सागरीय वन नहीं होना चाहिए था, भूमध्य रेखीय वन होना चाहिए था। ठीक है, जब आप विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अभी अगर इसके नेक्स्ट मतलब 50 के बाद जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इस तरह का 1-2 क्वेश्चन होगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो केवल एक आंसर आपका सही होगा। अगला देखिए, वनों के प्रकार दिया है, विस्तार दिया है, विशेषता दी हुई है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता है कि यहाँ पे जो है आपको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है हमेशा जो वन देखने को मिलेंगे आपको, हमेशा हरी भरी देखने को मिलेगी। हर वृक्षों का अपना अलग अलग होता है पतझड़ उनका, कि कभी एक कोई वृक्ष है तो वो अपने पत्तियाँ गिराती हैं, लेकिन कुछ वृक्ष होते हैं जो हरी भरी रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा हरा भरा ये देखने को मिले। नहीं, पर्णपाती ये अलग, मैं सदाबहार का बता रही थी, सॉरी गलत हो गया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और ये महाद्वीपों के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाएंगे वो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो पहला सही है। दूसरा था कि शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित, ये मध्य अक्षांशीय प्रदेश में आपको शीतोष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेगा, लेकिन ओक पर्च जैसे वृक्षों की अल्पता नहीं, बल्कि ओक पर्च जैसे वृक्षों की अधिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, ओक पर्च वृक्ष जो है यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है, कम नहीं। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है अल्पता। तीसरा है मरुस्थलीय। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आपको इतना तो पता है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में आप देखेंगे मरुस्थल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं, बल्कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो आपका तीसरा भी गलत हो गया, तो आंसर होगा केवल 1। ओके, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में श्रम बल भागीदारी दर वैश्विक औसत से कम है। भारत में रोजगार में सर्वाधिक हिस्सा आकस्मिक रोजगार का है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वरोजगार में अधिक संलग्न हैं। चौथा, विगत दशक में स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की औसत मासिक वास्तविक आय में वृद्धि हुई है। बताएं कि कितने जो है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में सही है। तो भारत रोजगार रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में RO और वनडे ये पीसेस, स्टेट पीसेस में। भारत रोजगार रिपोर्ट जो है
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संगठन द्वारा जारी किया जाता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संगठन द्वारा भारत रोजगार रिपोर्ट जारी किया जाता है। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुआ, तो इसके संदर्भ में ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत में जो श्रम बल भागीदारी दर वैश्विक औसत से कम है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया कि भारत में रोजगार में सर्वाधिक हिस्सा आकस्मिक रोजगार नहीं, आकस्मिक रोजगार का नहीं बल्कि स्वरोजगार का हिस्सा ज़्यादा है भारत में। स्वरोजगार का हिस्सा भारत में रोजगार में स्वरोजगार का हिस्सा ज़्यादा है, ना कि आकस्मिक रोजगार का। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है स्वरोजगार में अधिक संलग्न है। तो आप देखेंगे कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं ज़्यादातर वो अपने खेतों में काम करती हैं, अपना उनका स्वरोजगार मतलब अपने खुद के रोजगार में व्यस्त रहती हैं। वो बाहर कहीं काम नहीं करने जाती हैं कि बाहर किसी कंपनी में काम करने जाएं या किसी फैक्ट्री में काम करने जाएं। वो अपने घर के जो खेती बाड़ी वाला काम होता है या सब्जी की खेती करती हैं महिलाएं, तो उसमें वो अपना काम करती हैं, अपना श्रम दान करती हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सॉरी ओके सॉरी। विगत दशक में स्वरोजगार वाले व्यक्तियों की औसत मासिक वास्तविक आय में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुई है। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ओके, अगला देखिए, मेघ दिया है और इसकी विशेषता। ठीक है, जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी में, क्लाइमेट वाला पोर्शन, तो इसमें आप मेघ पढ़ेंगे। तो मेघ में अलग अलग मेघ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस उनके आकार आकृति के आधार पे। तो पश्चाव, कपासी स्त्री और वर्षा स्त्री मेघ, तो इनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं ये देखेंगे। तो पश्चाव मेघ जो है दोस्तों, पश्चाव मेघ साफ मौसम का आभास कराता है। ये जो मौसम होते हैं, ये जो मेघ है ना, ये छोटी छोटी हिमकणों से मिलकर बने होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पश्चाव मेघ ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो पश्चाव मेघ होते हैं ना, वो काफ़ी दूर दूर तक स्थित होते हैं। ठीक है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मौसम साफ है। पहला सही है। दूसरा है कपासी मौसम, ये काफ़ी घने होते हैं। कपासी बादल ये छोटे छोटे हिमकणों द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, ये काफ़ी घने और विस्तृत होते हैं, इससे काफ़ी भयानक वर्षा होती है। तीसरा है स्त्री, ये कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं ये बादल और कोहरे के समान दिखते हैं। ठीक है, और ये बादल, ये स्तरीय मेघ बनते कैसे हैं? तो ये ठंडी विपरीत स्वभाव वाली वायु से मिलकर बनते हैं, यानी ठंडी और गर्म वायु जब मिलती है तो ये स्तरीय बादल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा सही है। वर्षा स्तरी की बात करें तो तूफानी स्वरूप में अत्यधिक वर्षा होती है। तो चौथा भी सही है आपका। ये धरातल के समीप उपस्थित होता है, ये वर्षा स्तरीय बादल है, ये हमारे धरातल के काफ़ी पास होता है वर्षा स्तरी, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो आपका कितना सही है? 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, वायुमंडल में सूर्य तप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है। कथन 2, वायुमंडल लघु तरंगों के लिए पारगम्य है परंतु दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य। अभी इससे संबंधित सूर्य तप से संबंधित मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। आप लोग पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का तापमान सूर्य की किरणों की वजह से तो निर्धारित होता है, लेकिन डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, इससे डायरेक्ट हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है, बल्कि हमारा धरातल गर्म होता है। ठीक है, धरातल की गर्म होने की वजह से धीरे धीरे धरातल के आसपास से गुजरने वाली हवाएं भी गर्म हो जाती हैं। इनके गर्म होने की वजह से हमारा वायुमंडल का तापमान गर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पार्थिव विकिरण क्या है। तो जब हमारी धरातल ये गर्म हुई, ठीक है, सूर्य तप की वजह से हमारी ये धरातल गर्म हुई, गर्म होकर के इनसे जो एनर्जी निकलती है, इनकी जो हीट निकलती है, यही जो है आपका पार्थिव विकिरण होता है। तो इसी को पार्थिव विकिरण कहते हैं। मैं जो बताने की कोशिश कर रही थी कि हमारा धरातल गर्म हुआ, तो इससे जो हीट निकलती है, हीट निकलने की वजह से आसपास का एनवायरनमेंट गर्म होता है। तो इससे जो हीट निकल रही है, धरातल से सूर्य की किरणें आई और ये गर्म हुई, गर्म होने की वजह से ये हीट निकल रही है इससे, ये जो हीट निकल रही है यही आपका पार्थिव विकिरण होता है। ओके, आपने एक छड़ गर्म किया,
और छड़ गर्म होने के बाद आप उसे आग के से दूर ले जाइए, फिर उसके आसपास को टच करिए, मतलब एकदम टच नहीं करना, नहीं आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये छड़ है, अब इसके ऐसे हीट निकल रही है, तो यही जो है आपका पार्थिव विकिरण होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। समझ गए पार्थिव विकिरण। और इसी पार्थिव विकिरण की वजह से जब जितना ज़्यादा पार्थिव विकिरण होगा हमारे एनवायरमेंट का, हमारे वायुमंडल का ताप उतना ही ज़्यादा निर्धारित होता है। अगर ये पार्थिव विकिरण नहीं होता तो हमारे वायुमंडल का ताप निर्धारित नहीं हो पाता, ठीक है। ओके, अब देखिए अब स्टेटमेंट पे आते हैं तो वायुमंडल जो है सूर्य तप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब सूर्य तप तो आ रही थी, लेकिन वायु हमारा धरातल गर्म हुआ, धरातल के गर्म होने की वजह से जो पार्थिव विकिरण निकल रहा है, इसी पार्थिव विकिरण की वजह से हमारा एनवायरमेंट गर्म हो जाता है, हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। अब देखिए वायुमंडल जो है लघु तरंगों के लिए पारगम्य होती है, परंतु दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य होती है। तो आपको पता होगा कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, ये जो किरणें आ रही हैं ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आती है, ठीक है, ये लघु तरंगों के रूप में आती हैं। इसको मैं फिर से इरेज कर दूं, ठीक है। ये जो सूर्य की किरणें हैं ये हमारे पृथ्वी पर आ रही हैं वायुमंडल में, तो ये लघु तरंग के रूप में आती हैं, ओके। लेकिन जैसे ये धरातल सूर्य की किरणों की वजह से ये धरातल गर्म हुआ, ठीक है, ये धरातल जब गर्म हुआ तो गर्म होकर के ये जो किरणें निकल रही हैं, जो ये हीट निकल रहा है, ये जो तरंग निकल रही है, ये दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती हैं, ठीक है। ये जो पार्थिव विकिरण है ये दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती हैं। और ये जो दीर्घ तरंगे होती हैं, लघु तरंगे जो होती हैं हमारे वायुमंडल में आसानी से पहुंच जाती हैं, पारगम्य होती हैं, यानी कि ये जो तरंगे हैं सूर्य की किरणें ये वायुमंडल को पार करते हुए हमारे धरातल पर, हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। लेकिन जो ये पार्थिव विकिरण होती है ये क्योंकि ये दीर्घ तरंग के रूप में होती हैं, और ये दीर्घ तरंग जो है ये हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। ये ऐसा फिक्स है कि लघु किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें लघु किरणें हैं, ये पृथ्वी पर वायुमंडल में आसानी से ये पारगम्य होती हैं, आसानी से हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं। लेकिन जब ये सूर्य की किरणें पार्थिव विकिरण के रूप में धरातल से बाहर निकलती हैं, धरातल से ऊपर निकलती हैं, तो ये हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि ये दीर्घ तरंग होती हैं, ठीक है। और दीर्घ तरंगे जो है वायुमंडल के लिए अपारगम्य होती हैं, ओके। तो आप समझ गए पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा भी सही कि वायुमंडल जो है लघु तरंगों के लिए पारगम्य होती है, तभी तो सूर्य की किरणें आसानी से हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जो पार्थिव किरणें होती हैं दीर्घ तरंग होती है, और जो दीर्घ तरंग है तो ये हमारे वायुमंडल के लिए अपारगम्य होती हैं, ठीक है। ये हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती हैं, और वायुमंडल से बाहर ना जाने की वजह से ही ये पार्थिव किरणें हमारे वायुमंडल का ताप, हमारे वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह सौरिक विकिरण का प्रमुख अवशोषक है, यह हिम आवरण के एल्बिडो को कम कर देता है। तीसरा है इसका उष्मन प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम है। चौथा, यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक PM 2.5 का घटक है। बताएं कितने कथन सही है, ठीक है। ब्लैक कार्बन क्या है, जैसे कि आपने कोयला जलाया, वो काला काला जो कालिख बचता है वो आपका एक तरह का ब्लैक कार्बन हो गया। खाना बन रहा है तो वो जो बहुत लोग उसको कंडी बोलते हैं, ऊपरी बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जाता है, गोहरी बोला जाता है अलग अलग जगहों पे। तो जब आप ये जीवाश्म ईंधन को जलाते हो तो उससे ब्लैक कार्बन निकलता है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कार्बन है क्या ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, हमारे पर्यावरण के लिए क्या अच्छा है? नहीं। क्यों? चलिए अब देखते हैं इस स्टेटमेंट के माध्यम से। तो ये जो ब्लैक कार्बन है ये सौर विकिरण का प्रमुख अवशोषक होता है। क्यों? आपको पता होगा कि वाइट कलर, गर्मियों में लोग वाइट कपड़ा क्यों पहनते हैं, ताकि इसकी वजह से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ओके। यानी कि यहाँ पे हिंदी लिख देती हूँ मैं, लाइट क्या होती है, परावर्तित होती है। और वही हम लोग अगर ब्लैक कपड़ा पहनते हैं, कोई काला कपड़ा पहनते हैं, तो इससे किरणें अवशोषित हो जाती हैं, हमें ज़्यादा गर्म महसूस होता है, ये किरणों को अवशोषित करती है, ठीक है।
तो हम लोग गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी अपेक्षाकृत कम लगती है, गर्मी महसूस थोड़ा कम होती है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता रहता है। लेकिन जब हम ठंडे काला कपड़ा पहन रहते हैं तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो हमें गर्म ज़्यादा महसूस होता है। इसी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ब्लैक कार्बन्स उपस्थित हैं। ये जो ब्लैक कार्बन्स है लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ आसपास का तापमान जो है बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आपको पता है कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो आसपास के जो महाद्वीपीय के जो तटीय क्षेत्र होंगे वो खतरे में आ जाएंगे। और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल रीजन है। ठीक है, अब देखिए ब्लैक कार्बन सौर विकिरण का प्रमुख अवशोषक होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि हिमावरण के एल्बिडो को कम करता है। अब जो ये ब्लैक कार्बन है कहीं ना कहीं कालिख वगैरह है, धूल है, ये उड़ करके हमारे ग्लेशियर्स पर जाएंगे और उड़ करके ग्लेशियर्स पे जाएंगे तो इस ग्लेशियर्स पे चिपक जाएंगे। वैसे तो ग्लेशियर्स काफ़ी चिकने होते हैं और सफ़ेद होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बर्फ़ का सिल्ली है या ग्लेशियर्स मानिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये काफ़ी चिकना और सफ़ेद होता है, इस पर लाइट पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो जिससे कि ये कम पिघलता है, ये बर्फ़, ये ग्लेशियर्स कम पिघलेगा। लेकिन अगर इसी पे आप ब्लैक कार्बन चिपक जाए आकर के, पूरी ब्लैक हो जाए, तो अब ये सूर्य की किरणें क्या करेगा, ज़्यादा ये अवशोषित करेगा। ठीक है, अवशोषित करेगा तो ये पिघलना शुरू करेगा। ठीक है, यानी कि जब बर्फ़, ये जो ग्लेशियर है चिकना है, सफ़ेद है एकदम, तो ये लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो यही आपका एल्बिडो कहलाता है। ठीक है, ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो एल्बिडो ज़्यादा होगा, कम करेगा तो एल्बिडो कम होगा। तो अगर ब्लैक कार्बन इस पर चिपक जाएगा तो इससे एल्बिडो क्या होगा, कम हो जाएगा ना। परावर्तित किरणें, सूर्य की किरणें परावर्तित कम होंगी, यानी एल्बिडो इसका कम होगा। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, कि हिमावरण के एल्बिडो को ये कम कर देता है। तीसरा, इसका उष्मन प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम होता है। नहीं, इसका उष्मन प्रभाव ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा 1500 गुना ज़्यादा होता है। जितना ब्लैक कार्बन ज़्यादा कार्बन को उष्मा को अवशोषित करेगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करता है। ब्लैक कार्बन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा को अवशोषित करता है, 15 गुना ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से 15 गुना ज़्यादा उष्मा को अवशोषित करता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यहाँ पे बोला अपेक्षाकृत कम बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा, जो कि ज़्यादा होता है। चौथा स्टेटमेंट बोला है कि यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है क्योंकि इसका PM जो होता है 2.5 की उतना होता है। तो आपका चौथा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला देखिए, हिंद महासागर में स्थित निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो हिंद महासागर में ये सोकोत्रा, रीयूनियन, कोकोस और डियोगो गार्सिया द्वीप दिया हुआ है, इसको उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। तो सबसे उत्तर में आपका सोकोत्रा आएगा पहला, उसके बाद फिर आपका आएगा ये डियोगो गार्सिया चौथा, फिर आपका आएगा कोकोस यानी तीसरा, उसके बाद आपका रीयूनियन आएगा, यानी 1 4 3 2। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, पेलागिया नोक्टिलुका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि जेलीफिश की एक लुप्तर प्रजाति है, ये मछलियों के पौष्टिक आहार प्रदान करती है, इसमें जैव प्रदीप्त का गुण पाया जाता है। जैव प्रदीप्त मतलब होता है बायोल्यूमिनेसेंट, यानी कि ये अंधेरा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ये चमकते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो बताइए ये पेलागिया नोक्टिलुका है क्या। पेलागिया नोक्टिलुका जो है एक जहरीली जेलीफिश है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट, एक मिनट, पहला स्टेटमेंट जो है दिया है इसमें कि ये जेलीफिश एक लुप्तप्राय प्रजाति है। तो ये पेलागिया नोक्टिलुका एक जेलीफिश तो है, ये एक जहरीली जेलीफिश है, ये एक जहरीली जेलीफिश है और ये लुप्त प्राय नहीं है ये। ठीक है, काफ़ी समुद्रों में व्यापक मात्रा में देखने को मिलता है। ये पेलागिया नोक्टिलुका इतनी जहरीली है कि इसको कोई खाता ही नहीं है, कोई भी जीव इसको नहीं खाता है। ठीक है, तो इसकी अगर कोई जीव खाएगा नहीं तो इस पर संकट कैसे मंडराएगा। और साथ ही अभी इसके बारे में एक और बात मैं बताऊंगी, जो इसके लुप्त प्राय न होने का रीज़न भी है। ठीक है,
और दूसरा दिया है कि ये मछलियों के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करती है। तो ये जहरीली है तो पौष्टिक आहार प्रदान कहाँ से करेगी भाई, मछलियाँ खाएंगी ही नहीं इसको, किसी को मरना थोड़ी ना है कि भाई मैं मछलियाँ आत्महत्या नहीं करेंगी कि नहीं भाई इसको खा लो मैं मर जाऊँ मेरी तो ज़िंदगी तबाह है। मछलियाँ आत्महत्या नहीं करेंगी, ठीक है, कोई भी जीव आत्महत्या नहीं करेगा इसको खा के। तो ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा है कि ये जैव प्रदीप्त का गुण, यानी कि ये बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, ये रात अंधेरों में जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो आपका तीसरा सही है। अब एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है पेलागिया नोक्टिलुका के बारे में, कि ये जो है गर्म तापमान वाले समुद्रों में रहते हैं, यानी कि तापमान इनका अगर गर्म तापमान होगा तो जितना ज़्यादा गर्म तापमान होगा इनके लिए उतना ही अनुकूल होगा। ये कि गर्म तापमान के लिए अनुकूलित होते हैं। अगर समुद्री जल का तापमान अधिक है तो ये काफ़ी इनके लिए अच्छा इन्वायरमेंट माना जाता है। और आपको पता होगा कि गर्म तापमान होगा और जितना ज़्यादा गर्म तापमान अगर जितना ज़्यादा समुद्र का बढ़ेगा तो कोरल रीफ्स पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कोरल रीफ विलुप्त होने लगेंगे। और कोरल रीफ, क्योंकि कोरल रीफ पे और भी जातियाँ इस पर निर्भर रहती हैं, तो हमारे जो समुद्री पारितंत्र इस पर खतरा मंडरा सकता है। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। चलिए अगला स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन देखिए अगला। कंटिन्यू बोलते बोलते ना ऐसा होता है कि दिमाग की बत्ती हो जाती है। चलिए, सुनामी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सागरीय जल की गहराई तथा सुनामी तरंगों की गति के मध्य विलोम संबंध होता है। दूसरा, सागरीय जल की गहराई तथा सुनामी तरंगों की ऊंचाई के मध्य सीधा संबंध होता है। तीसरा, प्रशांत महासागर सुनामी तरंगों की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक प्रवण क्षेत्र है। बताएं कि कौन सा कथन सही है सुनामी तरंगों के संदर्भ में। एक बार अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें, और इस अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है इस क्वेश्चन में तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। मैं अपने क्लास में स्क्रीनशॉट लेने के लिए मना करती हूँ। मेरे पास अगर ऐसा होता है ना कि यूट्यूब पर आप हमारी क्लास स्क्रीनशॉट ना ले सके तो ऐसा मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट करना है। आपके पास ज्योग्राफी के कोई शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आप लोग, या ज्योग्राफी का आपकी कोई नोट्स होगी, वहाँ पे आप नोट करिए, ठीक है। तो दोस्तों, सुनामी तरंगों की बात करें तो सागरीय जल की गहराई, यानी कि सागरीय जल की गहराई जितनी ज़्यादा होगी, सुनामी तरंगों की गति के मध्य क्या विलोम संबंध होगा, सीधा संबंध होगा, ठीक है, सीधा संबंध होगा, विलोम संबंध नहीं होगा कि गहराई जितना ज़्यादा होगी सुनामी तरंगों की गति उतनी कम होगी। नहीं, गहराई जितनी ज़्यादा होगी तरंगों की गति जो है उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। विलोम संबंध नहीं होगा, सीधा संबंध होता है दोनों में, डायरेक्ट। चलो, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि सागरीय जल की गहराई तथा सुनामी तरंगों की ऊंचाई के मध्य सीधा संबंध होता है, तो नहीं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सागरीय जल की गहराई और सुनामी तरंगों की ऊंचाई के मध्य विपरीत संबंध होता है, ठीक है, यानी कि सागरीय जल की गहराई जितनी ज़्यादा होगी सुनामी तरंगों की ऊंचाई जो है उतनी कम होगी, ठीक है। तो आपका दूसरा गलत हो गया। तीसरा है कि प्रशांत महासागर में सुनामी तरंगों की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक प्रवण क्षेत्र, तो तीसरा सही है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सौर गैसों सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल के मध्य अवस्थित है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है इस क्षेत्र में अटलांटिक महासागर की न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो क्या यहाँ पे न्यूनतम लवणता पाई जाती है, अटलांटिक महासागर की न्यूनतम लवणता पाई जाती है, नहीं, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो दूसरा गलत है। तो आंसर होगा केवल एक। ओके, अगला देखिए, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी विश्व का सबसे सुभेद्य भूकंप क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन से कारक इस क्षेत्र को भूकंप के लिए प्रवण क्षेत्र बनाता है। तो आपको पता होगा कि प्रशांत महासागर का जो तटीय पेटी है, यहाँ पे विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं पे आते हैं। यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि भूकंप यहाँ सबसे ज़्यादा आता है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में भूकंप क्यों सबसे ज़्यादा आता है। तो पहला दिया है इसमें सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, दूसरा नवीन वलित पर्वतों की उपस्थिति, तीसरा विनाशी प्लेटों का अपसरण, ठीक है।
तो बताएं कि कौन सा कथन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने का कारण ये है कि यहाँ पे सागर और स्थल का मिलन बिंदु है। ये यहाँ पे दोनों सागरीय प्लेट्स और जो महाद्वीपीय प्लेट्स हैं मिलती हैं यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके साथ यहाँ पे नवीन वलित पर्वतों की उपस्थिति भी है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और विनाशी प्लेटों का अपसरण होता है। देखो अपसरण क्या होता है, जब दो प्लेट, अभिसरण क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और ये इस तरह से टकराती हैं, ठीक है। तो जो हल्की प्लेटें होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और जो भारी प्लेटें होती हैं नीचे की, अधिक घनत्व की जो प्लेटें होती हैं नीचे की ओर धस जाती हैं। और अपसरण में क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा की हो जाती हैं। और क्योंकि यहाँ पे अपसरण ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीनों ही कारण हैं यहाँ पर भूकंप आने के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल ऑप्शन डी 1 2 3। चलिए अगला देखिए। अब देखिए पठार के प्रकार दिए हुए हैं, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार, महाद्वीपीय पठार, गुम्बदा पठार। आपको पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी में जब आप पठार पर्वत पढ़ें तो पठार कितने प्रकार के होते हैं और उन टाइप्स में कौन कौन से पठार आएंगे, और पर्वत पढ़ें तो पर्वत में कौन कौन से कितने प्रकार होते हैं, और हर प्रकारों का एग्जाम्पल याद करें। एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है, यूपीएससी के एग्जाम में एग्जाम्पल पूछेगा कि अंतर पर्वतीय पठार कहाँ कौन सा है, या फिर गिरिपथ पर्वतीय पठार कौन सा है, तो ये देगा। पीसीएस में डायरेक्ट पूछेगा कि ये पठार कहाँ पे है, कोई भी पठार पूछ देगा। लेकिन यहाँ पे टाइप में पूछेगा कि इस प्रकार के पर्वत, मतलब यहाँ पे पठार दिया है तो इस प्रकार के पठारों में इसका क्या एग्जाम्पल होगा। ओके चलिए, मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको पता चले कि आपको पढ़ना किस डायरेक्शन में। बुक पढ़ने से सिर्फ आप पढ़े जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करोगे। तो सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी आपका सही टाइम पे सिलेक्शन भी होगा। ओके चलिए, अंतर पर्वतीय पठार में जैसे कोलंबिया का पठार हो गया, पेरू का पठार हो गया, बोलिविया का पठार, ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। गिरिपथ पठार ये जो है पेंटागोनिया का पठार और पीडमान का पठार, ये सभी गिरिपथ के पठार का उदाहरण है। अरब का पठार, महाद्वीपीय पठार की बात करें तो महाद्वीपीय पठार में अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार, दक्षिण अफ्रीका का पठार, ये सभी आ गया। तो तीसरा भी सुमेलित है। गुम्बदाकार पठार के अंतर की बात करें तो मैक्सिको का पठार में नहीं आएगा। गुम्बदाकार पठार के उदाहरण में ओजार का पठार, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ओजार का पठार कह सकते हो। ये कहाँ है, ये यूएसए में है, ठीक है। गुम्बदाकार पठार में आपका ओजार का पठार आएगा, न कि मैक्सिको का। तो कितने सही है, 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। चलिए अगला देखिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लगता है इस बार 2 घंटे की होगी वीडियो, जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए। आप लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे नेक्स्ट अभी कमेंट में, मैम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत जल्दी समझा दूँ, ठीक है। पहला कथन है, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। व्यापारिक पौधे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। और आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है। आपको पता होगा कि महाद्वीप मरुस्थल के अधिकांश मरुस्थल जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें हैं ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। इस तरह से जब ये पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे तक आते आते ये पवनें जो होती हैं ये शुष्क हो जाती हैं। अब शुष्क हो जाती हैं तो इस वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये वर्षा नहीं करती हैं। वर्षा नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पे मरुस्थल होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिए, समताप रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप रेखाएं होती क्या है, तो समान ताप मान लीजिए यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है। तो समान ताप को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपका समताप रेखा हो गया। ओके, जब आप तापमान वितरण पढ़ेंगे टॉपिक तो आपको समताप रेखाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा ज्योग्राफी में। ओके, समताप रेखा। अब ये देखिए, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर अवस्थित होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है कि ये जो होती हैं, आप देखेंगे कि ये ग्लोब है, ये हमारा अक्षांश है, ठीक है, इस तरह से।
और जो समताप रेखाएं होती हैं कुछ इस तरह से होती हैं ऐसे, यानी कि अक्षांश के समानांतर ही होती हैं ये। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, इन रेखाओं के मध्य दूरी से ताप प्रवणता में वृद्धि होती है, तो नहीं। ताप प्रवणता में जब जो समताप रेखाओं के मध्य अगर दूरी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि तापमान प्रवणता कम है, ठीक है, न कि वृद्धि को नहीं दर्शाता है बल्कि कम को दर्शाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आंसर क्या होगा, केवल एक। ओके, चलिए, अगर यही समताप रेखाएं एक दूसरे के काफी पास पास होती हैं, एक मिनट, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ताप प्रवणता जो है ज्यादा है। अगर एक दूसरे के काफी पास पाई जाती हैं समताप रेखाएं तो ताप प्रवणता जो है ज्यादा होता है, और अगर यही समताप रेखाएं दूर दूर पाई जाती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन पूछा है, आग्नेय शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परतों के रूप में संग्रहित होने के कारण इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा है, इन शैलों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तीसरा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो क्या ये आग्नेय शैलें परत के रूप में पाई जाती हैं? क्या ये परतों के रूप में संग्रहित होती हैं? क्या ये परतों के रूप में पाई जाती हैं? नहीं, परतदार चट्टानें जो है परतों के रूप में पाई जाती। परतदार चट्टानें ये कहाँ पे, अवसादी चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा। जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो परतों के रूप में पाई जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवसाद होते हैं, तो इस वजह से उसमें जीवाश्म भी उपस्थित होते हैं, ठीक है, जीवाश्म भी पाए जाते हैं। लेकिन आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, आग्नेय चट्टानें जब मैग्मा जो है धरातल के ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं, और यही जो लावा है एक वक्त बाद ठंडा हो जाता है तो ठंडा होकर के चट्टान बनता है, ठीक है, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। कुछ धरातल के अंदर बनते हैं, कुछ धरातल के बाहर, ठीक है। कुछ जैसे कि मान लीजिए धरातल है, अब यहाँ से मैग्मा निकला, कुछ मैग्मा जो है धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाती हैं, तो ये आग्नेय और बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानें होती हैं, ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ये सही है आपका। जो दूसरा दिया कि इन शैलों में जीवाश्म का अभाव होता है, तो दूसरा सही है। आग्नेय शैलों क्योंकि भाई ये लावा से बन रहे हैं, लावा के ठंडा होने से बने, और लावा में जीवाश्म नहीं होता है, ठीक है, उसमें जीवाश्म कहाँ से पाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इन शैलों में जीवाश्म का अभाव होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और तीसरा भी सही है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है आग्नेय शैलों के उदाहरण है, तो आंसर क्या होगा, 2 और 3। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो जल एवं स्थल के वितरण में समानता, तो आप देखेंगे कि हर जगह कहीं पे आपको समुद्र देखने को मिलेगा, कहीं आपको स्थल देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और अक्षांश भी आप देखेंगे कि ये आपका 0 डिग्री है, फिर ये 30 से 35 डिग्री, फिर ये 60 से 65, और ये ध्रुवीय क्षेत्र आ गया। सेम इधर भी यही चीज़ है। तो जैसे जैसे आप विषुवत से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश लेकर के आप इधर साइड जैसे जैसे ऊपर अक्षांशों में वृद्धि, मतलब अक्षांशों में बढ़ोतरी करेंगे, तो वैसे आपको तापमान में कमी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अक्षांश भी है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है, महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। प्रचलित पवनें आप देखेंगे, कुछ पवनें जो होती हैं ठंडी होती हैं, कुछ पवनें गर्म होती हैं। तो जो ठंडी पवनें गर्म वाले स्थानों पे जाती हैं तो वहाँ के तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। कुछ जो ठंडी पवनें होती हैं गर्म वाले स्थानों पे जाती हैं तो वहाँ के पवनों को प्रभावित करती हैं। तो प्रचलित पवनें भी जो है महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करती हैं। इसके साथ महासागरीय धाराएं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। तो गर्म वाली जो ठंडी जल धाराएं हैं गर्म वाली जल धाराओं पे जाकर के वहाँ के तापमान को प्रभावित करती हैं, और गर्म जल धाराएं ठंडी वाले जगहों पे जाकर के वहाँ के तापमान को जल धारा के वहाँ के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो यानी महासागरीय धाराएं भी जो है तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न अक्षांशों में पर्वतीय वर्षा की मात्रा
अधिक होती है। दूसरा, पर्वतीय वर्षा के समय पवन मुखी ढाल पर स्तरीय बादल होते हैं। तो दोस्तों, निम्न अक्षांशों में पर्वतीय वर्षा की मात्रा अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि आप देखेंगे निम्न अक्षांशों में, तो यहाँ पे पर्वतों के कारण वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। पर जब आप पढ़िएगा तो चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ये 3 तरह के वर्षा होते हैं। आप डिटेल में ज्योग्राफी की बुक, कोई भी बुक पढ़िएगा, महेश कुमार बनवाल, परीक्षा बड़ी, या फिर कोई भी, और RJ सर की क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उसमें आप समझ जाएंगे कि कितने तरह के वर्षा होते हैं, कहाँ पे कैसी वर्षा होती है। तो आप जब देखेंगे निम्न अक्षांशों में, तो निम्न अक्षांशों में पर्वतीय वर्षा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि पर्वतीय वर्षा के समय पवन विमुखी। अब देखिए, जैसे ये पर्वत है, पर्वत के जिस साइड वाले पर्सन बारिश होती है, तो ये जो है आपका पवन मुखी होता है। पर्वत के अपोजिट वाला जो है पवन विमुखी होता है, पवन विमुखी। ओके, और पवन के विमुखी वाले क्षेत्र में जो है स्तरीय बादल होते हैं। पवन मुखी ढाल पर जो है, ये पवन मुखी ढाल है और आपका ये पवन विमुखी ढाल है। फिर से मैं पर्वत बनाती हूँ। तो ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, ये आपका पवन मुखी ढाल है। ठीक है, पवन मुखी, और ये पवन विमुखी। ओके, यहाँ पे जो बादल होगा, वो स्तरीय बादल होगा। ठीक है, यहाँ पे स्तरीय बादल होगा इस साइड, और इधर साइड जो है आपका पवन मुखी साइड आपका कपासी बादल होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए, आप स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में दिया हुआ है पर्वतीय वर्षा के समय पवन मुखी, यानी कि जिधर साइड बारिश होगी, इधर वाले पे स्तरीय बादल होगा। तो स्तरीय बादल नहीं बल्कि कपासी बादल होगा। ठीक है, कौन सी बादल होगी? इधर कपासी बादल होगा। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वो स्तरीय बादल पवन इधर साइड होगा, यानी कि पवन विमुखी साइड होगा। ठीक है, तो चलिए, आंसर होगा ऑप्शन ए। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब आप लोग के जान में जाने होगी, थैंक्स गॉड, अब जाके ये वीडियो खत्म हो रहा है। ठीक है, ये झुंड में रहने वाले अत्यधिक सामाजिक और शिकारी जानवर हैं। ये भारत, मध्य एवं पूर्वी एशिया, चीन एवं मलेशिया में पाए जाते हैं। तीसरा, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। उपरोक्त में से कितने कथन एशियाई जंगली कुत्तों के संदर्भ में सही है? इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो एशियाई जंगली कुत्ता है, इसके संदर्भ में बात करें तो ये झुंड में रहने वाले अत्यधिक सामाजिक और शिकारी जानवर होते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि भारत, मध्य एवं पूर्वी एशिया और चीन व मलेशिया में पाए जाते हैं, दूसरा भी सही है। लेकिन इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में नहीं, अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसकी PDF अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व कराएं, इसकी PDF आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारे सभी यानी विजन IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया, फोरम IAS या फिर संस्कृत IAS, इन सभी का टेस्ट पेपर चाहते हैं तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दिया गया है। आप यहाँ से जा करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, या फिर आप लाइक करते नहीं हो, कंजूसी करते हो। यहाँ पे कंजूसी करने से क्या मिलेगा? आपके 1 लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हम नेक्स्ट कंटेंट आपको और भी अच्छा ला के दें। ठीक है, और दोस्तों PCS का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, 12 अक्टूबर को। ठीक है, 12 अक्टूबर के पहले मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं लिखूंगी, यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को PDF देना है मुझे ये। ठीक है, तो 12 अक्टूबर को PCS का पेपर होगा 2025 वाला। ओके, तो मैं चाह रही हूँ कि 12 अक्टूबर के पहले आप लोगों को योजना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है मैं उसे सॉल्व कराऊँ। ठीक है, योजना अब तक जितने योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसकी मैं आपको सीरीज ला के दूँ। और इसके साथ ही मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि बच्चे बहुत लोग होते हैं जिनको ये जो दिवस वगैरह है, तो मैं इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ। पूरी जनवरी से लेकर के अक्टूबर के पहले तक, मंथ तक जो है आपको सारे दिवस कंप्लीट कराऊँ थीम के साथ।
अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी मैं आपको अभी से मैं क्योंकि कंटेंट तैयार करना शुरू कर दूँगी। अक्टूबर आते आते मैं आपको बेहतर कंटेंट दे सकूँ ताकि। तो आप लोग अपनी राय दीजिएगा कमेंट में कि क्या करना है मुझे, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।